अफेक्ट का भी मतलब होता है किसी चीज को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना उसको। इम्पैक्ट का भी वही मतलब होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामर का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, चारों ही वर्ड अगर आप देखेंगे तो चारों ही वर्ड देखने के लिए आते हैं और बहुत अच्छे चारों वर्ड्स हैं। इन चारों का क्या डिफरेंस है ये आज आपको मैं हमेशा के लिए क्लियर कर दूं। ये क्वेश्चन पूरी तरह ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। तो नाउन के लिए या एडजेक्टिव आना चाहिए, लेकिन अगर नेसेसरी भी ऑप्शन में होता तो हम क्या करते, आपको अगर अनडॉन्टेड अगर पता नहीं हो, अगर मीनिंग नहीं आता है आपको, तो आप थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो सकते थे। क्या होता है कि थोड़ा टाइम बाद की जब हम बात करते हैं कि हाँ थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ, तब क्या आता है आफ्टर अ वाइल, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ वाइल, जो बहुत ही यहाँ पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड आना चाहिए। ये पूरी तरह पैरेलल कंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। फिर ये क्या आया कि वो उनके साथ जाने के लिए उसने अपने भाइयों को राजी कर लिया। तो बैकवर्ड रीडिंग से देखेंगे तो फ्री के मार्क्स से कोई कंफ्यूजन नहीं था, अलोंग ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ना है। ये क्लोज टेस्ट सुपर हीरोज पे बेस्ड है। सुपर हीरोज जैसे कि स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, वंडर वुमन है, हल्क है, ये क्या है, सुपर हीरोज है जो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। फिक्शनल जो कि काल्पनिक है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ बनाए गए हैं। क्लियर? इसको स्टार्ट करते हैं। सुपर हीरोज आर फिक्शनल कैरेक्टर्स। फिक्शनल में अगर हम रूट देखें तो फिक्ट का मतलब होता है टू मेक या टू शेप, किसी चीज को बनाना, उसको शेप देना। ठीक है, तो फिक्शनल क्या है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ कल्पना में जिसको बनाया गया है। फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं कौन, सुपर हीरोज विद फिलिंग द ब्लैंक पावर्स। ठीक है, सुपर हीरोज फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं जिनमें क्या है, पावर्स है। वो पावर्स कैसी है ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन है एक्स्ट्रॉर्डिनरी, प्रैग्मेटिक, हेरिडिटरी, फैमिलियर। इसको पूरा यहाँ तक पढ़ लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हु यूज देयर पावर्स टू फाइट क्राइम, जो कि अपनी पावर को यूज करते हैं क्राइम से लड़ने के लिए और पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक। ठीक है, सम पॉपुलर सुपर हीरोज इंक्लूड सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन एंड वंडर वुमन। क्लियर? अब आपको फर्स्ट जो है उसमें 4 ऑप्शंस है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, प्रैग्मेटिक, हेरिडिटरी, फैमिलियर। अब ये बोल रहा है कि सुपर हीरोज जो एक फिक्शनल कैरेक्टर हैं उनकी पावर्स कैसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रैग्मेटिक की। प्रैग्मेटिक मतलब जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है। तो क्या सुपर हीरोज की पावर रियलिस्टिक है? क्योंकि हम तो खुद ही बोल रहे हैं कि वो रियल कैरेक्टर ही नहीं है, वो तो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, तो पावर्स है वो प्रैग्मेटिक नहीं हो सकती। और अगर हम पावर्स की बात, प्रैग्मेटिक की अगर हम आगे बात करें तो प्रैग्मेटिक क्या हो सकता है, प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन हो सकता है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है भाई ये इस चीज का। ठीक है, प्रैग्मेटिक अप्रोच हो सकती है। प्रैग्मेटिक अप्रोच आपको बहुत जगह बहुत कॉमनली मिल जाएगी। ये कोलोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रैग्मेटिक अप्रोच, ये प्रैग्मेटिक पावर्स नहीं हो सकती है, इसको हटा दो, टोटली इररेलेवेंट हो गया। इररेलेवेंट के बजाय हम इसको फैक्चुअली रॉन्ग मानेंगे। ठीक है, फिर आता है फैमिलियर। फैमिलियर जिससे जो कॉमन है, जिसको हम जानते हैं, जो इजीली मतलब रिकॉग्नाइज्ड इसको हम कर सकते हैं, वेल नोन है, जो मतलब ठीक है, जो फैमिलियर है। ठीक है, तो फैमिलियर पावर्स, सुपर हीरो जो कि फिक्शनल कैरेक्टर, उनकी पावर फैमिलियर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, फैक्चुअली रॉन्ग। एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि वो सुपर हीरोज है, बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन जो भी है वो क्या है, सुपर हीरोज। ऊपर से हम उनकी फैमिलियर पावर्स बता रहे हैं, नहीं है। फिर आता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या होता है, कोई भी जो चीज जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आती है। ठीक है, जैसे कि कोई बीमारी है, जैसे हेरिडिटरी डिजीज हो सकती है, पेरेंट्स में थी वही बच्चे में भी आ गई, वो हेरिडिटरी हो गई।
तो पावर्स की अगर हम बात करें तो हो सकता है कुछ ऐसे कैरेक्टर हो जिनमें ये पावर हेरिडिटरी हो, कि पेरेंट्स में थी और फिर उसके बच्चे में आई। लेकिन अगर हम इसको हेरिडिटरी यहाँ लेते हैं तो इसका मतलब कि सारे सुपर हीरोज की पावर हेरिडिटरी है? नहीं। अगर हम स्पाइडरमैन की बात करें या हल्क की बात करें तो उनको तो एक्सीडेंटली मिली थी पावर, ठीक है, तो हेरिडिटरी नहीं होगा। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, रेड हेरिंग है। हेरिडिटरी हो क्या सकता है? हेरिडिटरी देखो, हेरिडिटरी अगर आपको मिले तो ये कोलोकेशंस में इलनेस हो सकती है, कोई बीमारी जो पेरेंट्स में थी बच्चों में आ गई, कोई डिजीज हो सकती है ना, वो हेरिडिटरी है। ये भी नहीं है। राइट आंसर होगा एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब जो ऑर्डिनरी से ज्यादा है, अलग है, अनयूजुअल है, ठीक है, जो बहुत रिमार्केबल है, बहुत ही सरप्राइज कर देने वाला, बहुत ही अमेज कर देने वाला, ठीक है, जो नॉर्मल पब्लिक के पास में, साधारण लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो। जैसे कि अगर आपने देखी होंगी ये मूवीज वगैरह, तो जो पावर जिस तरह से उड़ते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं, जो पावर उनके पास में होती है, जैसे वो लड़ते हैं, तो वो पावर साधारण नहीं है, वो क्या है, बहुत ही अलग है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, मतलब बहुत सामान्य से बहुत ज्यादा, सामान्य से बहुत अलग, बहुत अनयूजुअल, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं यार उसके पास में एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी की बात करें तो हम बहुत सारे कोलोकेशन बनते हैं, और सबसे पहला कोलोकेशन जो यहां यूज में आ रहा है वो है एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर, ठीक है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट, ठीक है। इस तरह से हम इनको कोलोकेशंस को यूज करते हैं। तो सबसे पहला अगर आप ये देखोगी तो यहाँ पर ये कोलोकेशन बिल्कुल सटीक यहाँ फिट बैठ रहा है, क्योंकि पावर्स यहाँ दिया हुआ है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रॉर्डिनरी। क्लियर? आगे फिर आगे यहाँ तक पढ़ लिया हमने। सुपर हीरोज ऑफन हैव बैक स्टोरीज। सुपर हीरोज की अक्सर बैक स्टोरीज होती है, मतलब पहले की जो कहानियां हैं, जो कि दैट किसके लिए आया है यहाँ पर? दैट आया है यहाँ पर बैक स्टोरीज के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। दैट फिलिंग द ब्लैंक हाउ दे हैव गेन्ड देयर पावर्स। जो ये बताती है, जो ये एक्सप्लेन करती है, कि चारों ऑप्शन एक्सप्लेन के हैं, जो ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे उन्होंने अपनी पावर को गेन किया, कैसे उन्होंने पावर को गेन किया, ये हमें कौन बताती है? उनकी बैक स्टोरीज, उनकी कहानियां हमें बताती है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये टोटली ग्रामर पे बेस्ड है, इसमें वोकैब का, कोलोकेशन का कोई भी रोल नहीं है, टोटली ये ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे? देखो इसमें एक्सप्लेनिंग दिया है, वॉज एक्सप्लेन दिया, हैड एक्सप्लेन दिया और एक्सप्लेन दिया है। तो सबसे पहले तो ये आप देखो कि वॉज प्लस वर्ब फर्स्ट, क्या ऐसी कोई भी ग्रामर की स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है? नहीं। तो ये क्या हो गया? ग्रामेटिकली रॉन्ग। हैड प्लस वर्ब फर्स्ट, या तो हैड के साथ वर्ब थर्ड आता है, ठीक है, हैड प्लस वर्ब फर्स्ट नहीं आ सकता, और ऐसे सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, ये स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट नहीं करती है, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब आता है ए, एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेनिंग क्या होता है? एक्सप्लेनिंग है वर्ब आईएनजी फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें ऐसी वर्ब चाहिए जो फंक्शनल वर्ब की तरह हो, ठीक है, मेन वर्ब की तरह हो, जो ये बोले कि सुपर हीरोज जो हैं उनकी बैक स्टोरीज होती है, जो ये एक्सप्लेन करती हैं। और जो सेंटेंस आप देख रहे हो, ऑफन हैव या ऊपर देखोगे आर, ये सारा सेंटेंस जो यूज, ये क्या किस में चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है। सम पॉपुलर सुपर हीरोज इंक्लूड, राइट, इंक्लूड क्यों आया? क्योंकि सुपर हीरोज है। तो ये पूरा किस में चल रहा है? प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। किस में चल रहा है? प्रेजेंट टेंस में। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन वर्ब फर्स्ट। क्यों? क्योंकि बैक स्टोरीज क्या है? प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो यहां आने वाली वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल, जो क्या हो जाएगी? एक्सप्लेन,
राइट। अगर यहाँ ऑप्शन में एक्सप्लेन्स दिया होता तो वो भी गलत होता, क्योंकि बैक स्टोरीज है, स्टोरीज प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, यानी वर्ब फर्स्ट, वर्ब बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, हाउ दे हैव गेन्ड देयर पावर्स, कैसे उन्होंने अपनी पावर को गेन किया। फिलिंग द ब्लैंक, अभी एग्जाम्पल दे रहा है, बीइंग बोर्न विद स्पेशल पावर, स्पेशल पावर से पैदा हुए हों, बीइंग बीटन बाय रेडियो एक्टिव स्पाइडर, और बीइंग एक्सपोज टू कॉस्मेटिक रेडिएशंस। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है, क्यों एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने अपनी पावर को कैसे गेन किया, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है देयरफॉर। देयरफॉर मैं आपको जो करवाती हूँ पैराजम्बल्ड में, देयर कंक्लूजन वाला पार्ट जब बताती हूँ, 10th जो पॉइंट है कंक्लूजन, 10th स्टेप जो है हमारा कि कंक्लूड करने में क्या क्या वर्ब्स, क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं, एट द लास्ट, इन द एंड, देयरफॉर, फाइनली, राइट। देयरफॉर क्या करता है, कंक्लूड करता है, रिजल्ट बताता है, ऐसा हुआ फिर इसका ये रिजल्ट हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ, राइट। तो यहाँ कंक्लूजन की, रिजल्ट की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ तो एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, इरेलेवेंट है टोटली, ठीक है। इंस्टेड की बात करें, इंस्टेड का मतलब होता है किसी चीज का ऑल्टरनेटिव टू समथिंग, ठीक है, इसके बजाय ये, इसकी जगह ये की बजाय, राइट। तो इंस्टेड बीइंग बोर्न, ये भी नहीं है, टोटली इरेलेवेंट है। फिर आता है सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि कोई भी जो एक इवेंट हुआ, उसके बाद दूसरा इवेंट हुआ, फिर तीसरा इवेंट हुआ, आगे से इवेंट्स के सीक्वेंस को, एक घटना के बाद दूसरी घटना को कौन बताता है, सब्सिक्वेंट। तो ये भी यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, ये भी रेलेवेंट है। राइट आंसर आएगा सच एज। सच एज का यूज हम कब करते हैं, जैसे देखो, सच एज का यूज हम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल some animals, कुछ एनिमल्स such as tigers and lions are, कुछ एनिमल्स जैसे कि टाइगर्स हैं, लायंस हैं, आर known for their strength and एजिलिटी, फुर्तीलापन जो दिमाग से होता है, एजिलिटी, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सच एज को किस तरह से काम में लिया, सच एज को हमने यूज लिया एग्जाम्पल के तौर पे, किसके लिए, एग्जाम्पल। सम एनिमल्स, जैसे कि कुछ एनिमल कौन कौन से, जैसे कि टाइगर्स और लायंस, ठीक है। तो यहाँ सच एज किस लिए आया, एग्जाम्पल के लिए। तो वैसे ही हमें यहाँ एग्जाम्पल देना है कि हाउ दे हैव गेन्ड देयर पावर्स, कैसे उन्होंने अपनी पावर को हासिल किया, जैसे कि कौन कौन से पावर, जो आगे एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे कि बीइंग बोर्न विद स्पेशल पावर, बीइंग बीटन बाय रेडियो एक्टिव स्पाइडर, और बीइंग एक्सपोज टू कॉस्मिक रेडिएशन। तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, सच एज। क्लियर। नेक्स्ट, दे, यहां पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, दे, जो क्या है, प्रोनाउन है। दे यूजुअली हैव अ स्पेसिफिक आउटफिट और क्लोथिंग, उनका स्पेसिफिक आउटफिट या क्लोथिंग होता है, दैट दे वेयर, जिसको वो वेयर करते हैं, टू हाइड देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए। अगर आपने क्रिश वगैरह देखी हो तो उसमें भी होता है, और जो हॉलीवुड के बहुत सारे स्पाइडरमैन, इन सभी में ये चीज़ है। तो वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक आउटफिट को वेयर करते हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, एंड प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं और आइडेंटिटी को छुपाते भी हैं। तो यहाँ पर आप देखो, चारों एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, themselves, ourselves, herself, himself। इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम जो पहले प्रोनाउन यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे सपोज ही अगर सब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है और आगे हमें प्रोनाउन चाहिए तो हिमसेल्फ आएगा, अगर वी आया है तो आर सेल्फ आएगा, हर सेल्फ जब शी आएगा तब। लेकिन यहाँ पर आया है दे, क्या आया है, दे, तो दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, देमसेल्व्स।
ये वाला भी क्वेश्चन टोटली ग्रामर बेस्ड था, टोटली ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन था ये, इसमें वोकैब का कोई रोल नहीं था। तीनों क्या हो जाएंगे बच्चे, तीनों के तीनों हो जाएंगे ग्रामेटिकली रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग। दे है तो दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, themselves। वो अपने स्पेसिफिक आउटफिट को, क्लोथिंग को पहनते अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करते हुए। सुपर हीरोज हैव बीन अ स्टेपल ऑफ पॉपुलर कल्चर। सुपर हीरोज क्या रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं पॉपुलर कल्चर में। कब, अब बोल रहे हैं डिकेड्स, अपीयरिंग कॉमिक्स, मूवीज, टेलीविजन शोज एंड वीडियो गेम्स। हमने देखा है कि सुपर हीरोज बहुत पॉपुलर है हमारे कल्चर में, ठीक है। और ये कब कहाँ कहाँ कॉमिक्स में भी दिखते हैं, मूवीज में भी, टेलीविजन शोज में, वीडियो गेम्स में, बहुत टाइम से ये दिख रहे हैं हमको, ऐसा नहीं है 2-5 साल हुए। अब देखो यहाँ है डिकेड्स, दशक जो इसको हम बोलते हैं, 10 ईयर्स का जो होता है वो डिकेड होता है। डिकेड्स मतलब बहुत सारे हो गए दशकों से, राइट। तो ये एक टाइम को डिनोट कर रहा है, किसको, टाइम पीरियड को। तो इंग्लिश में जब भी हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हम फॉर का यूज करते हैं, जैसे फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 2 years, ठीक है। जब वो डेफिनेट नहीं है 2 या 3 तो हम बोलते हैं 4 centuries, सेंचुरीज से, 4 years सालों से, 4 decades मतलब दशकों से, मतलब लॉन्ग टाइम को। 4 decades किसको डिनोट कर रहा है, बहुत ही लंबे टाइम को, लंबे टाइम को डिनोट कौन कर रहा है, 4 decades। जैसे ये प्रथा 4 decades से चली आ रही है, दिस ट्रेडिशन हैज बीन फॉलोड फॉर decades, क्लियर। तो बहुत लंबे टाइम की हम बात करते हैं और टाइम के लिए यूज करते हैं क्या, 4। अंडर ग्रामेटिकली रॉन्ग, ऑन ग्रामेटिकली रॉन्ग, और अबव भी क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग, क्लियर। अब अगर आप 5 क्वेश्चन देखेंगे, पांचों में से 3 क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला थोड़ा सा आपको कोलोकेशन और वोकैब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, सेकंड वाला पूरी तरह ग्रामर बेस्ड था, ठीक है। थर्ड, फोर्थ भी पूरी तरह ग्रामर बेस्ड था, और फिफ्थ भी, यानी 5 में से आउट ऑफ 5 3 क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड थे जो बहुत ही इजी थे। जनरली बच्चा क्या करता है, क्लोज टेस्ट को देखते ही छोड़ देता है, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है आप 5 के 5 नहीं कर पा रहे हो तो भी 2-3 क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ रेगुलर क्लासेस लोगे और इनके कॉन्सेप्ट को सीखोगे तो 5 में से 5 भी आराम से कर पा रहे हैं बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं। अ सीरीज ऑफ फिलिंग द ब्लैंक ऑफ शेल और आइवरी और थिन मेटल क्लोथ हर लेफ्ट अपर आर्म ऑल द वे डाउन टू हर फिंगर्स। ये जो पैसेज है आपका, जो क्लोज टेस्ट है, ये है किसी म्यूजियम में, ठीक है। किसी म्यूजियम के अंदर कोई स्टैचू है, इसके बारे में बता रहा है कि उसने क्या पहना हुआ है और वो हमें क्या मैसेज देना चाह रही है, ठीक है। उसके बारे में पूरा पैसेज है। अब देखो, अ सीरीज ऑफ फिलिंग द ब्लैंक ऑफ शेल, शेल आइवरी जो हाथी दांत होते हैं, थिन मेटल जो है उसके क्लोथ हर लेफ्ट अपर आर्म ऑल द वे डाउन टू हर फिंगर्स, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है अपर आर्म जो है यहाँ से लेकर नीचे तक, ठीक है। मेटल की, शेल की, आइवरी की उसने पहनी हुई है, क्लोथ की यानी पहना हुआ है उसने, लेफ्ट अपर आर्म ऑल द वे डाउन टू हर फिंगर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पहना जाता है, हाथ की बात हो रही है। अब देखो, एंकलेट्स, एंकलेट्स कहाँ पहनते हैं हम, पाँव में, फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। ईयरिंग्स कहाँ पहनते हैं, कानों में। टो रिंग्स क्या होती है, जो हमारे पैर की उंगलियां होती है उसके लिए टो बोलते हैं, तो वहां जो पहनी जाती है वो क्या है, टो रिंग्स है, ये भी नहीं होगा। हाथों की बात कर रहा है तो हाथों में क्या पहने जाते हैं, बैंगल्स, ये बैंगल्स होती है ना, बैंगल्स। तो राइट आंसर क्या आएगा, बैंगल्स। बहुत ही ईजी था। तो अ सीरीज ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स की सीरीज, शेल की, आइवरी की, थिन मेटल की, जो उसने पहनी हुई थी लेफ्ट अपर आर्म में ऑल द वे डाउन टू हर फिंगर्स, ठीक है। A necklace, filling the blank, 3 pendants bunched together and a few bangles above the elbow, and filling the blank on the right hand display an almost a modern art. यहाँ देखो, a necklace
3 पेंडेंट्स के बीच में क्या आएगा? तो नेकलेस जो 3 पेंडेंट है वो नेकलेस का ही पार्ट है। तो किसी के साथ ही कोई चीज़ के साथ होना, कोई चीज़ किसी के साथ होने के लिए हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं विद, बाकी तीनों हो जाएंगे ग्रामेटिकली रॉन्ग। अ नेकलेस बाय 3 पेंडेंट्स, अ नेकलेस ऊपर होना 3 पेंडेंट्स के, और नेकलेस पेंडेंट के अंदर, नेकलेस तो ये हो गया, वो कहाँ होता है? बंच यहाँ पर। तो इन तो बिल्कुल ही यहाँ पर गलत हो गया, ग्रामेटिकली रॉन्ग। राइट आंसर क्या होगा? विद। एक नेकलेस जिसमें क्या थे? यहाँ 3 पेंडेंट्स थे बंच टुगेदर, तो नेकलेस विद 3 पेंडेंट्स। समझ में आया? हाँ, a necklace with 3 pendants bunched together and a few bangles, और कुछ बैंगल्स जो थी above the elbow, एल्बो के ऊपर, एंड फिलिंग द ब्लैंक ऑन द राइट हैंड डिस्प्ले एंड ऑलमोस्ट मॉडर्न आर्ट। मतलब राइट हैंड में जो उसने पहना हुआ था वो किसको शो कर रहा था? मॉडर्न आर्ट को। ठीक है, तो यहाँ देखो ये आ रहा है टो, ये है रेस्ट, ये है वेस्ट जो होती है कमर, और ये है एंकल, जो एंकल होती है नीचे, जो एंकलेट पाजेब हम पहनते हैं, एंकल। ठीक है, तो बात किसकी हो रही है? हैंड की। बात किसकी हो रही है? एल्बो की। सिंपल है, बात किसकी हो रही है? एल्बो की, हैंड की बात हो रही है, उसमें पहनने की बात हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो वो जो चीज़ है वो कमर की होगी क्या? वो टो की होगी क्या? टो पैर का बताया मैंने, फिंगर्स। एंकल की होगी क्या? क्या होगी? रिस्ट। किसकी बात हो रही है यहाँ? रिस्ट। तो क्या बना? a few bangles above the elbow, एल्बो के ऊपर, and wrist on the right hand। तो हैंड की बात हो रही है, तो हैंड क्या टो में? रिस्ट की बात ही होगी ना हैंड के साथ में, टो की नहीं होगी, एंकल की नहीं होगी, कमर की नहीं होगी। सिंपल था। ठीक है, she speaks of the filling the blank ever hopeful human spirit। वो बात कर रही थी, बात कर रही है, करती है, वो बात करती है, स्पीक्स, वो बात करती है किसके बारे में? एक बहुत ही आशावान ह्यूमन आत्मा, ह्यूमन स्पिरिट के बारे में वो बात कर रही है। अब वो एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट है, वो कैसी है ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ देखो वो बोल रहा है एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट, और ये बोल रहा है अनसेफ, यानी जैसे कि वहां पर कोई रिस्क है, खतरा है, डेंजर है। तो यहाँ किसी खतरे की, डेंजर की, रिस्क की पूरे पैसेज में, क्योंकि आपको तो सॉल्व करने से पहले पूरा पैसेज पढ़ना है ना। मैंने आपको बता दिया कि म्यूजियम का है ये पैसेज, तो पूरे पैसेज में किसी खतरे की, किसी डेंजर की कहीं कोई बात हुई है? कोई भी बात हुई है क्या? नहीं हुई। तो टोटली आउट ऑफ पैसेज है, जिसको हम इररेलेवेंट बोलते हैं। यानी पैसेज में ऑप्शंस बढ़ाने थे, ऑप्शन 4 बनाने थे, तो कुछ भी उठाकर उससे मिलता जुलता लिख दिया, लेकिन उसका पैसेज से कहीं पर भी कोई भी लेना देना नहीं है, तो टोटली इररेलेवेंट हो गया। ठीक है, फिर आता है अनग्रेटफुल। अन यानी नॉट, ग्रेटफुल यानी आभारी। जो ग्रेटफुल नहीं हो, आभारी नहीं हो। तो यहाँ एक चीज देखो, ये बोल रहा है एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट, जो अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव साउंड कर रहा है, होपफुल, पॉजिटिव साउंड कर रहा है, एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट। यहाँ बोल रहा है क्या? अनग्रेटफुल। तो ये जो पॉजिटिव, ये जो सेंटेंस है उसमें ये नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड मैच नहीं होगा, ये बिल्कुल ऑपोजिट चला जा रहा है। तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट? फैक्चुअली रॉन्ग। क्लियर? फिर आता है अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल यानी कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिस पे विश्वास करना मुश्किल हो जाए। तो ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जिस पे विश्वास करना बहुत मुश्किल हो, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल हो, ऐसी बात नहीं हो रही है, ये भी नहीं होगा। ये रेड हेरिंग आपको कंफ्यूज कर सकता था। राइट आंसर होगा अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड होता है बहुत ही ब्रेव, फियरलेस, ठीक है, इंट्रैपिड, करेजियस, जो डिफिकल्ट और डेंजरस कंडीशन में घबराए नहीं, डरे नहीं, डिसहार्टन नहीं हो, डरे नहीं, घबराए नहीं, वो क्या है? अनडॉन्टेड।
क्लियर। तो वो किसके बारे में बात करती है? शी स्पीक्स ऑफ द अनडॉन्टेड एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये मूर्ति ऐसा बोल रही है, ये पिक्चर ऐसा बोल रही है, तो वैसे ही वो बोल रही है कि इससे वो लिटरली नहीं बोलती है, उससे हमें वो वाइब्स आती है, वो चीज़ें हमें लगती है कि ये कहना चाह रही है, ये मूर्ति ये कहना चाहती है, ये स्टैचू ये शो करता है, ये ब्रेवरी को शो करता है, ठीक है, ये पेंटिंग इस चीज़ को शो करती है, वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। शी रिमाइंड्स अस, वो हमें याद दिलाती है दैट इट इज इम्पॉर्टेंट, ही इम्पॉर्टेंट है क्या, टू विजिट म्यूजियम इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो म्यूजियम है उनको विजिट करना बोलती है इम्पॉर्टेंट है, किस लिए, टू एक्सपीरियंस करने के लिए, किस चीज को, द फिलिंग द ब्लैंक दैट अ वर्क ऑफ आर्ट लीव्स ऑन आवर सेंसेस, ये एक्सपीरियंस करने के लिए, फिर यहाँ फिलिंग द ब्लैंक है कि वर्क ऑफ आर्ट ने हमारे सेंसेस पे क्या छोड़ा है, क्या लीव किया है, वो हमें बताना है कि हमें जो है म्यूजियम्स को विजिट करना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि वर्क ऑफ आर्ट ने हमारे सेंसेस पे क्या छोड़ा है, वो यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक में बताना है। टू फाइंड अमंग ऑल द रिचेस, जितने भी जो रिचेज हैं, वन पर्टिकुलर विजन, एक पर्टिकुलर विजन ऑफ ब्यूटी, एक पर्टिकुलर विजन ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के लिए, दैट स्पीक्स टू अस अलोन, जो हमसे अकेले में कुछ कहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ बोल रहा है कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू विजिट म्यूजियम इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो म्यूजियम्स हैं उनको विजिट करना इम्पॉर्टेंट है, टू एक्सपीरियंस करने के लिए, द फिलिंग द ब्लैंक दैट अ वर्क ऑफ आर्ट लिव्स ऑन आवर सेंसेस। अब देखो ब्लो का मतलब क्या होता है, एक तरह का धक्का, ब्लो टोटली इरेलेवेंट है, ब्लो का यहाँ कोई मतलब नहीं, आउट ऑफ पैसेज है, धक्के का कोई सेंस नहीं है। टू एक्सपीरियंस द रिजल्ट दैट, रिजल्ट होता है किसी चीज का आउटकम, हमने कुछ किया बदले में उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या परिणाम आया, तो यहाँ परिणाम की भी कोई बात नहीं हो रही है, ये भी इरेलेवेंट हो गया टोटली, क्योंकि परिणाम कुछ नहीं बोल रहा है, वो बस बता रहा है, यहाँ कुछ भी हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कुछ भी चीजें नहीं की जिसका रिजल्ट हमें बताया जाए, ठीक है। फिर आता है अफेक्ट और इम्पैक्ट। अफेक्ट का भी मतलब होता है किसी चीज को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना उसको। इम्पैक्ट का भी वही मतलब होता है, इम्पैक्ट डालना उस पर, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामर का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, एक तो अफेक्ट वर्ब है, इम्पैक्ट वर्ब भी है लेकिन नाउन भी है, क्लियर। यहां पहले क्या आया है, आर्टिकल द आया है, तो आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, इसलिए राइट आंसर इम्पैक्ट हो जाएगा। एक रीजन, आर्टिकल आया है द, जो किसके लिए आता है, हमेशा नाउन के लिए, तो अफेक्ट जो है वो वर्ब है, नाउन नहीं है, तो हम अफेक्ट को नहीं ले सकते, हमें नाउन ही चाहिए यहाँ पर। ब्लो की बात करें तो ब्लो वैसे वर्ब और नाउन दोनों है, लेकिन हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, और ब्लो का मीनिंग यहाँ सुटेबल नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अफेक्ट और इम्पैक्ट में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इम्पैक्ट का जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत टाइम तक लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, किसका, इम्पैक्ट का। जो प्रभाव है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और लास्टिंग है, तब हम इम्पैक्ट लेते हैं, पहली चीज। अफेक्ट में जो स्ट्रॉन्गनेस है वो कम होती है, क्लियर। दूसरा, यहां पर एक और हिंट है हमारे पास, दैट इज ओन, ठीक है। ओन इम्पैक्ट के साथ में क्या यूज होता है, ऑन, इम्पैक्ट दैट अ वर्क ऑफ आर्ट लिव्स ऑन आवर सेंसेस, ठीक है। इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो कुछ और सेंटेंसेस भी बनाएंगे, जैसे उसके स्पीच ने, हर स्पीच made a profound impact on everyone, उसके स्पीच ने सभी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव, गहरा इम्पैक्ट उसने डाला, क्रिएट किया,
ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम क्या यूज कर रहे हैं, इम्पैक्ट। सिंपली अगर आप देखें तो ये समझेंगे कि अफेक्ट वर्ब है और इम्पैक्ट नाउन है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो वर्ब यहां पर नहीं आएगी, द आर्टिकल की वजह से क्या आएगा, नाउन, जो क्या है, इम्पैक्ट है। और यहां प्रभाव की बात हो रही है, इन्फ्लुएंस, स्ट्रॉन्ग जो इम्पैक्ट डाला गया, हम बोलते हैं ना इस चीज का क्या इम्पैक्ट होगा, तो इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। हाँ, तो ये 5 क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये 2 जो फर्स्ट वाला और ये थर्ड तो बहुत बेसिक था, मतलब आर्म बोल रहा है, हैंड्स बोल रहा है, तो वही बात होगी, इसमें कमर और पैरों की कहीं बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। और ये जो किसी के साथ जुड़ने के लिए, साथ के लिए हम विद प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ये ग्रामर बेस्ड हो गया। ये थोड़ा वोकैब बेस्ड था। आपको अगर अनडॉन्टेड अगर पता नहीं हो, अगर मीनिंग नहीं आता है आपको, तो आप थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो सकते थे। बाकी ये अगर आप करते एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन में क्या होता है, हम गलत आंसर को पहले हटाते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन से ये हो सकता था। और ये वाला भी ग्रामर से अगर आप देखते नाउन आएगा और सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग चलते तो सिंपली डी हो जाता। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। ये उबासी से रिलेटेड है। उबासी क्यों आती है, कब आती है, क्या है, उसके ऊपर ये पूरा क्लोज टेस्ट बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाई डू पीपल यॉन, यॉन का मतलब उबासी, कि लोग उबासी क्यों लेते हैं। नो वन सीम्स टू नो द एग्जैक्ट, किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता है। एग्जैक्ट क्या नहीं पता है, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, उसको समझाना, तो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। ये रेड हेरिंग है, थोड़ा कंफ्यूज कर देगा आपको। बेसिस होता है किसी चीज का आधार, फाउंडेशन, किसी जैसे आर्गुमेंट का क्या बेसिस है, क्या आधार है, फाउंडेशन, तो ये भी नहीं है, ये रेलेवेंट है। एग्जैक्ट बेसिस नहीं होगा। नो वन नो द एग्जैक्ट रियलिटी, रियलिटी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि वास्तविकता नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आप देखो सेंटेंस में सबसे पहले बोला है व्हाई डू पीपल योन, कि लोग उबासी क्यों लेते हैं, क्यों, क्यों जो है वो किसको बताता है, कारण को। तो यहाँ रियलिटी भी आप नहीं आएगा, रेड हेरिंग हो गया। राइट आंसर है रीजन, कि लोग उबासी क्यों लेते हैं, उसका सही कारण किसी को भी नहीं पता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है, नींद नहीं पूरी होने से, कोई कुछ बोलता है, ऑक्सीजन लेवल अलग अलग है, ठीक है। Some people believe, कुछ लोग बिलीव करते हैं, that we yawn, कि हम उबासी लेते हैं क्योंकि कब, जब वी डू नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन इन आर बॉडीज, जब हमारी बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है तब हम उबासी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले आता है वाइल। वाइल जनरली 2 इवेंट्स के लिए बताने के लिए आता है, या तो कॉन्ट्रास्ट या साइमल्टेनियसली। जब मैं खाना बना रही थी तो बच्चा पढ़ाई कर रहा था, जब मेरा भाई टीवी देख रहा था, मैं होमवर्क कर रही थी, मतलब जो 2 घटनाएं हैं उनके लिए वाइल आता है। तो ये तो नहीं आएगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया, क्योंकि 2 घटनाएं नहीं है। यहाँ क्या है कि ये बोला जा रहा है कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि हम उबासी लेते हैं, ठीक है। कब लेते हैं, जब हमारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं होती है, जब हमें वी डू नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडीज, राइट। अब देखो फिर आता है एज, वी ऑन एज वी डू नॉट हैव, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। एज का यहाँ कोई सेंस नहीं बन रहा। वाई यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, और वाई यहाँ पर क्योंकि कोई क्वेश्चन का भी, यहाँ कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा है और ये जोड़ भी नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग। राइट आंसर होगा व्हेन। व्हेन मतलब ये बता रहा है कब। देखो कुछ लोग बिलीव करते हैं कि हम उबासी लेते हैं जब हमारी, जब का जो भाव है सेंटेंस में, कि जब हमारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, वी डू नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडीज, तब हम उबासी लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इन फिलिंग द ब्लैंक वर्ड्स वी यॉन टू ब्रीद इन फिलिंग द ब्लैंक ऑक्सीजन। ये बोल रहा है कि अगर हम इसको अलग शब्दों में, दूसरे शब्दों में कहें तो हम उबासी लेते हैं ब्रीथ करने के लिए क्या, ऑक्सीजन, ठीक है।
अब देखो, इन सम वर्ड्स, कुछ शब्दों में नहीं, देखो ऊपर जो लाइन दी गई है कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि हम उबासी लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं होती है। इसी को दूसरे शब्दों में बताना, जैसे हम कोई बात बोलते हैं फिर उस वर्ड समझाने के लिए दूसरे शब्दों में बोलते हैं, तो वो है, ठीक है। तो सम वर्ड्स नहीं आएगा। रैदर मतलब प्रिफरेंस के लिए आता है, जैसे कि आई वुड रैदर गो आउट देन स्टे होम, प्रिफरेंस के लिए आता है। आई वुड रैदर गो आउट देन स्टे होम, घर पे रहने के बजाय मैं बाहर जाना पसंद करूंगा। रैदर किसके लिए आता है? चॉइस, प्रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इन नई न्यू वर्ड्स बिल्कुल इररेलेवेंट है, नए शब्दों में। नए शब्द क्या होगा? शब्द तो शब्द ही है, नए शब्द कहाँ से आएंगे? राइट आंसर होगा इन अदर वर्ड्स, जो कि बहुत ही पॉपुलर एक्सप्रेशन है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में। किसी भी लाइन को, शब्दों को घुमा फिरा के दोबारा एक्सप्लेन करके बताना क्या होता है? इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में वी यॉन टू ब्रीद इन, हम उबासी लेते हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजन को ब्रीद करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं है, तो हमें क्या चाहिए? और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, यानी मोर ऑक्सीजन। हमें ज्यादा ऑक्सीजन को ब्रीद इन करना है, इसलिए हम उबासी लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं होती है, तब हमें उबासी आती है, ठीक है। तो यहाँ देखो, लेस की बात करें तो लेस यानी लेस वाटर, लेस के कम के लिए आता है, ठीक है। मच जो है वो ज्यादा के लिए आता है, मच टाइम, ठीक है, डोंट हैव मच टाइम। तो मच, अगर हम यहाँ देखें, मच ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा मतलब यहाँ कंपैरिजन हो रहा है एक तरीके से कि पहले जितनी ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट नहीं है, उससे ज्यादा हमें लेनी है। जबकि मच एक डेफिनेटली एक चीज को बताता है कि ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा। लिटल भी ये यहाँ फैक्चुअली रॉन्ग हो गया, लेस भी फैक्चुअली रॉन्ग हो गया, ठीक है। लिटल भी किसके लिए आता है? कम के लिए आता है। क्लियर? लास्ट है इसका, पीपल ऑल्सो बिलीव, लोग ये भी बिलीव करते हैं दैट यॉर्निंग इज एसोसिएटेड, कि उबासी लेना किससे संबंधित है? बोरियत से। बोर्डम यानी बोरियत। ये वाला जो क्वेश्चन है ये टोटली आपका प्रेपोजिशन बेस्ड है, ठीक है। किस पे बेस्ड है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन में भी मैं आपको बोलूं तो ये एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन या फिक्स प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस वर्ड के साथ में क्या प्रेपोजिशन आना चाहिए। एसोसिएटेड के साथ विद प्रेपोजिशन आता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा विद, और बाकी तीनों हो जाएंगे ग्रामेटिकली रॉन्ग। बहुत ही इजी सा क्लोज टेस्ट था, बहुत ही, अगर थोड़ा सा भी आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहते या अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते तो हो जाता। रीजन, एग्जैक्ट रीजन, हम बहुत बार ऐसे बोलते भी है, यार एग्जैक्ट रीजन क्या था, उसका क्या कारण था, ठीक है। फिर देखो कब होता है ऐसा, व्हेन। फिर दूसरे शब्दों में हम जनरली बोलते हैं इन अदर वर्ड्स, राइट, हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मोर ऑक्सीजन। एसोसिएटेड के साथ में विद आएगा, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में और एरर्स में, इंप्रूवमेंट में भी हेल्प करती हैं इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है, बच्चों को दिक्कत भी आती है, और अब यहाँ से आपकी लर्निंग हो जाती है। क्लोज टेस्ट का क्लोज टेस्ट पढ़ लिया, प्रेपोजिशन का प्रेपोजिशन याद हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये एक पैसेज है, एक बच्ची है मिली जो अपने भाइयों के साथ में फिशिंग के लिए जाना चाहती है, तो उस पे बेस्ड ये पूरा पैसेज है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कैन आई कम अलोंग विद यू ऑन योर फिशिंग ट्रिप प्लीज, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फिशिंग ट्रिप पे आ सकती हूँ? क्लियर? आस्क मिली, मिली ने पूछा। हर टू एल्डर ब्रदर्स फिलिंग द ब्लैंक एट हर स्कॉर्नफुली, उसके दोनों बड़े भाइयों ने उससे स्कॉर्नफुली देखा। स्कॉर्नफुली क्या होता है? जैसे कई बार हम किसी चीज़ को डिसरेस्पेक्ट, डिसडेन या कॉन्टेम्प्ट के वे में, थोड़ा डिसरेस्पेक्ट शो करते हुए, बोलने के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ, जैसे तू करेगी है, ऐसा
तेरे बस का नहीं है, मतलब एक्सप्रेशन के साथ में मतलब डिसरेस्पेक्ट शो करना, डिसअप्रूवल शो करना, ठीक है। तो यहाँ देखो, हर 2 elder brothers looked at her, observed at her, saw at her या watched at her। चारों ही वर्ड अगर आप देखेंगे तो चारों ही वर्ड देखने के लिए आते हैं, तो बहुत अच्छे चारों वर्ड्स हैं। इन चारों का क्या डिफरेंस है ये आज आपको मैं हमेशा के लिए क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम चारों को समझते हैं, फिर आप ही बताएंगे राइट आंसर क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सी की। सी की सेकंड फॉर्म हो गई सो। सी का मतलब होता है देखना। देखना कैसा? पैसिव है। जैसे मैं यहाँ हूं और मुझे कोई बर्ड दिखाई दिया, ठीक है, मेरी विंडो से बाहर मुझे माउंटेन दिखता है, या मैं बाहर निकली मुझे हेलीकॉप्टर दिखा, मुझे एरोप्लेन दिखी, तो मुझे उसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, एक्टिवली कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। आंखें थी तो उसने रेनबो देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, तो पैसिव होता है पूरी तरह, मतलब मेरी आंखों ने कुछ नोटिस किया, वो सी है। और वो क्या है? पूरी तरह पैसिव है, उसमें मैं कुछ एक्टिवली कुछ नहीं कर रही हूं, ठीक है। भगवान ने आंखें दी और देख लिया, ठीक है। जैसे कि आई सी अ बर्ड, आई सी अ बर्ड आउटसाइड द विंडो, मैं आउटसाइड द विंडो एक बर्ड देखता हूं, देखा मैंने, इसको 100 कर देंगे तो भी ठीक है, मैंने देखा, पास्ट में चला जाएगा। लुक में क्या है? सी और लुक में क्या डिफरेंस है? लुक में क्या होता है कि हम डेलिब्रेटली, एक्टिवली, मतलब जानबूझकर फोकस करके कोई चीज देखते हैं। हम बोल रहे हैं उस पेंटिंग की तरफ देखो, उस रेनबो की तरफ देखो, उस बिल्डिंग की तरफ देखो, तो यानी कि हम एफर्ट लगा करके एक्टिवली वहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं अटेंटिवली कि क्या हो रहा है। वो क्या होता है? लुक, मतलब जानबूझ के देखना, डेलिब्रेटली, यानी क्या है यहाँ पर? डेलिब्रेट होना चाहिए और फोकस होना चाहिए। लुक एट दैट ब्यूटीफुल पेंटिंग, उस ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरफ देखना, ठीक है, डेलिब्रेटली, जानबूझकर, हर फोकस होकर हम उस चीज पर ध्यान देते हुए बोल रहे हैं। लुक एट हियर, लुक एट देयर, हम बोलते हैं ना लुक एट हियर, यहाँ देखो, वहां देखो, देखने की बात हो रही है, फोकस है, ठीक है। अपने आप नहीं देखा गया, एफर्टलेस नहीं है, एफर्टलेस नहीं है। एफर्टलेस में क्या होता है? बस बैठा है आदमी, अपनी आंखों से कुछ भी उसको दिख रहा है, वो दिख रहा है, ठीक है, वो सी होता है। क्लियर? फिर आता है वॉच। वॉच में क्या होता है? अटेंटिवली कोई इंसान किसी टाइम पीरियड के दौरान किसी चीज को देखता है, जैसे मैच, फुटबॉल मैच को देखा, टीवी में देखा कुछ, तो वो वॉच होता है, ठीक है। इसमें क्या है? अटेंटिव होना चाहिए, एक पीरियड के दौरान, किसी पीरियड के दौरान अटेंटिवली कुछ देख रहा है, वो वॉच होता है। जैसे वी वॉच द फुटबॉल गेम लास्ट नाइट, हमने लास्ट नाइट फुटबॉल गेम देखा। क्लियर? लास्ट आता है आपका ऑब्जर्व। ऑब्जर्व क्या होता है? बहुत ही केयरफुल होता है, अटेंशन टू एवरी डिटेल। जैसे साइंटिस्ट क्या करते हैं, जब भी स्टडी करते हैं तो बहुत बारीकी से हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, वो अपने ऑब्जर्वेशन में भी रखते हैं। किसी एनिमल की स्टडी करनी है तो उसके बिहेवियर को बहुत टाइम तक ऑब्जर्व करेंगे, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, वो ऑब्जर्व होता है। तो साइंटिस्ट ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स इन द वाइल्ड। जंगल में साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट होगा यहाँ पर, साइंटिस्ट ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स इन द वाइल्ड। क्लियर? तो साइंटिस्ट ने क्या किया? क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं वो। क्लियर आया समझ में? तो सी में क्या होता है? एफर्टलेस होता है, कोई भी चीज दिख गई, सी है, पैसिव है। लुक क्या होता है? एक्टिव होता है, किसी चीज को देखना, राइट। वॉच जनरली टेलीविजन है, मैच है, तब हम किसी पीरियड के टाइम उसको देख रहे हैं। ऑब्जर्व, हमें कोई स्टडी करनी है तो हम किसी चीज के बिहेवियर को, किसी चीज को लंबे टाइम तक देख रहे हैं, समझ रहे हैं डिटेल के साथ। अब आप ही बता देंगे मुझे कि चारों में से क्या ऑप्शन, क्या आंसर होगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे मेरा आंसर बताने से पहले, ठीक है। तो यहाँ देखो, क्या यहाँ पर वॉच आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि एक पीरियड के टाइम पे कोई केयरफुली कोई चीज नहीं देखी जा रही। ऑब्जर्व कोई स्टडी से रिलेटेड है? नहीं है। क्या वो अपने आप दिख गई बिना एफर्ट के? नहीं, उसने बोला तब उसके ब्रदर्स ने एफर्ट से एक्टिवली उसको देखा, उसकी तरफ, तू जाएगी फिशिंग पे,
लड़कियां जाती है फिशिंग पे, ठीक है। तो वो जो ये जनरल है, हमने घरों में भी ये चीज़ बहुत बार देखी है, इस तरह की चीज़ें होती है। तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? लुक्ड, क्योंकि उन्होंने अटेंटिवली, अटेंशन के साथ, फोकस के साथ, उसी एक्शन के साथ में मतलब उस पर्टिकुलर मिली की तरफ स्कॉर्नफुली देखा। क्लियर है? आगे अब कभी मत भूलना इन चारों को और इन चारों के डिफरेंस को। फिशिंग इज अ मैन्स, फिलिंग द ब्लैंक, सेड हर ओल्डर ब्रदर। फिशिंग जो है वो मैन का, तो मतलब मैस्कुलिन चीज बताना चाह रहे हैं कि वो मैन का है, लड़कियों की चीज नहीं है, वो गर्ल्स का काम नहीं है, आदमियों का है। ठीक है, तो अब देखो क्या मेंस का क्या है, मैच है, कंपटीशन है, गेमिंग है या स्पोर्ट है। मैस्कुलिन एक्टिविटी को ये बता रहा है। क्या किसको बता रहा है? मैस्कुलिन एक्टिविटी। क्योंकि कोई चीज जो स्टार्ट हुई तो मैन ने करनी स्टार्ट कर दी, तो यानी कि वो मैन की हो गई। जैसे खाना बनाना पहले फीमेल ने स्टार्ट किया तो भैया फीमेल का हो गया काम। अब फिशिंग सबसे पहले मैन ने स्टार्ट की तो वो मैस्कुलिन एक्टिविटी होगी, पर अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैचेस तो क्या होता है, जो मैच होते हैं, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, वो कंपटीशन के लिए होते हैं। फिशिंग में वो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। सेम चीज कंपटीशन के लिए है, compete करना, जीतने हारने के लिए, वो भी नहीं बोलना चाह रहा। इज अ मैन्स गेमिंग, गेमिंग जनरली या तो गैम्बलिंग के लिए आता है या वीडियो गेम्स के लिए आता है, या तो गैम्बलिंग के लिए आता है या जनरली किसके लिए आता है? वीडियो गेम्स के लिए। राइट, तो सही आंसर होगा स्पोर्ट। क्या है? फिशिंग जो है एक मैन का स्पोर्ट है। स्पोर्ट क्या होता है? ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी लाइक जिसमें स्किल की जरूरत हो। हर कोई फिशिंग नहीं कर सकता। हर जिसने कभी फिशिंग नहीं की है, जिसको पता नहीं है, वो कैसे करेगा? तो उसमें जिसमें स्किल रिक्वायर्ड हो, ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें स्किल रिक्वायर्ड होती है, जिसमें हाँ कंपटीशन भी कर सकते हैं, मैचेस भी हो सकते हैं, लेकिन वो वर्ड क्या है? फिशिंग है क्या? एक स्पोर्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ देखो, फिशिंग इज अ मैन स्पोर्ट सेड हर ओल्डर ब्रदर डेरेक। ठीक है, गर्ल्स आर नॉट फिलिंग द ब्लैंक एट फिशिंग। गर्ल्स नहीं होती है फिशिंग में। क्या नहीं होती है ये हमें बताना है। गर्ल्स लाइकेबल, लाइकेबल जिसको लाइक किया जा सके, जैसे वो बहुत लाइकेबल पर्सन है, शी इज अ वेरी लाइकेबल पर्सन। ठीक है, तो लाइक नहीं, डिसलाइक की बात नहीं हो रही है, टोटली इररेलेवेंट हो गया। एक्सेप्टेबल, जिसको एक्सेप्ट किया जा सके, जैसे कि रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स आर, योर रिजल्ट्स आर एक्सेप्टेबल, जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो गर्ल्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट कौन कर रहा है यहाँ पर? कोई नहीं, इररेलेवेंट। हाँ, साउंड थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, साउंड मतलब जो चीज अच्छा होना, राइट, लेकिन यहाँ पर साउंड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि साउंड जो है वो जिस पर हम जो रिलायबल हो, ठीक है, जो जिसकी कंडीशन जो एक स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है, फिजिकल स्टेबिलिटी को बताता है, या कोई चीज स्टेबल, जैसे साउंड माइंड, स्टेबल माइंड है, काम माइंड है, साउंड आ गया। ठीक है, बट यहाँ पर बात हो रही है स्किल की, एबिलिटी की। तो स्किल और एबिलिटी की बात साउंड नहीं करता है। ये आपको कंफ्यूज जरूर कर सकता था, लेकिन ये आएगा नहीं। राइट आंसर आएगा गुड। गुड एट, एडजेक्टिव प्लस एट जो होता है वो ये बताता है कि कोई इंसान उस चीज में कितना अच्छा है, कितना बुरा है। गुड एट फिशिंग यानी कि गर्ल्स आर नॉट गुड एट फिशिंग, लड़कियां फिशिंग में अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो ये फिशिंग क्या है? एक स्किल है, एक एबिलिटी के सेंस में बात हो रही है, तो क्या आएगा? गुड। गुड के साथ में एट, जैसे गुड एट फिशिंग, यहाँ पर अगर हम लिखें थे गुड एट योर जॉब, ठीक है, गुड एट मैनेजिंग पीपल, वो लोगों को मैनेज करने में बहुत सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? गुड। नेक्स्ट, filling the blank. A while, however, Millie managed to persuade her brothers to take her, filling the blank. When they reached the fishing pond, the two brothers wandered off by themselves. देखो, यहाँ बोल रहा है filling the blank a while.
मिली ने मैनेज कर लिया। परसुएड का मतलब क्या होता है, मना लेना, राजी कर लेना। वो अपने भाइयों को मना लिया, उसने थोड़ा टाइम लगा लेकिन धीरे धीरे उसके भाई राजी हो गए कि चल ठीक है तू भी चल ले, ठीक है। हर ब्रदर्स टू टेक हर। अब यहाँ पर देखो नियरली अ वाइल, नियरली मतलब पास में, तो पास में कोई बात नहीं हो रही है, बिल्कुल गलत, इररेलेवेंट। बिफोर तो पीछे जा रहा है, जबकि पीछे थोड़ी जाया जाएगा, आगे जाएगा, बात जो है वो थोड़ी देर बाद की हो रही है, तो ये फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। देन की, देन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। देन यहाँ पर रेड एरिंग है, देन थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन जैसे हम बोलते हैं पहले ये हुआ देन ये हुआ, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है कि मिली सेंटेंस में बोला है कि मिली ने अपने भाइयों को राजी किया, परसुएड किया, तो उस परसुएशन में थोड़ा टाइम लगा। ऐसे नहीं कि मिली ने कहा और उसके भाई मान गए, थोड़ा टाइम लगा उसको अपने गोल को अचीव करने में। तो जब ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम बाद की जब हम बात करते हैं कि हाँ थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ, तब क्या आता है आफ्टर अ वाइल, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ वाइल, जो बहुत ही कॉमन जो फ्रेज बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, आफ्टर अ वाइल। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट, मिली मैनेज टू परसुएड हर ब्रदर्स टू टेक हर, ठीक है। टू टेक हर अमंग देम, अमंग देम बिल्कुल इररेलेवेंट है। अमंग मतलब बहुत सारे और देम कुछ सेंस ही नहीं है। विद इन देम किसी चीज के अंदर, विद इन होना, तो वो भी नहीं होगा। हाँ, अलोंग और विद दैम आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मिली मैनेज टू परसुएड हर ब्रदर्स टू टेक हर विद दैम, या मिली मैनेज टू परसुएड हर ब्रदर्स टू टेक हर अलोंग। देखो, अगर आपने बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग के कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, जो मैंने बहुत बार समझाए हैं, आपकी क्लोज टेस्ट बुक में भी दिया है, यहाँ पर मैंने यहाँ फर्स्ट स्लाइड में अलोंग के ऊपर मैंने यहाँ लाइन भी खींची थी, ठीक है, वो इसीलिए खींची थी। अब देखो यहाँ पर क्या है, कैन आई कम अलोंग विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ। फिर ये क्या आया कि वो उनके साथ जाने के लिए उसने अपने भाइयों को राजी कर लिया। तो बैकवर्ड रीडिंग से देखेंगे तो फ्री के मार्क्स से कोई कंफ्यूजन नहीं था, अलोंग ही आएगा, ठीक है। अब अगर कभी ऐसा हो कि अब पहले नहीं आया हो तो हम क्या करें मैम, तो दोनों में कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? ठीक बात है, तो इसका कंफ्यूजन ऐसे दूर करेंगे बच्चे, जब कोई इंसान किसी के साथ जाता है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि वो फिशिंग पे जाना चाहती थी, क्यों? क्योंकि वो उनके साथ में वहाँ पार्टिसिपेट, फिशिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहती थी, इसलिए यहाँ अलोंग आया कि मुझे भी जाना है फिशिंग करने, इसलिए यहाँ अलोंग आया। विद दैम जनरली पैसिव होता है, मतलब कोई इंसान कहीं जा रहा है पर वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, ठीक है चला उनके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम कुछ कर रहे हैं लेकिन किसी बच्चे को साथ लगे कि ठीक है तू भी चल ले, पर उसका पैसिव पार्टिसिपेशन है। लेकिन जब एक्टिव पार्टिसिपेशन है तब क्या आएगा, अलोंग। बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, ध्यान रखेंगे। यहाँ तो हमारे पास अलोंग की हिंट थी बैकवर्ड रीडिंग की वजह से, लेकिन अगर नहीं हो तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। मजा आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मोगली का पैसेज है। मोगली एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने बचपन में, जिसको सभी ने देखा होगा, सब अच्छे से जानते हैं, जंगल जंगल बात चली है, ठीक है, और सब बच्चे बहुत पसंद करते हैं मोगली का कैरेक्टर, ठीक है। बनाई बहुत अच्छे से, रुडयार्ड किपलिंग ने बहुत अच्छे से जो स्टोरी इस तरह की बनाई थी, जो कैरेक्टर बनाया, बहुत ही अच्छा लगता था बच्चों को। देखो, मोगली इज अ फिलिंग द ब्लैंक कैरेक्टर फ्रॉम रुडयार्ड किपलिंग्स क्लासिक द जंगल बुक। मोगली क्या है, एक ऐसा कैरेक्टर है, कैसा कैरेक्टर है वो आपको बताना है, कहाँ से, रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से, ठीक है। अब देखो, डेस्पाइज और स्कोन, डेस्पाइज का मतलब हेट होता है, स्कोन का मतलब भी डिसरेस्पेक्ट के लिए, हेट के लिए, डिसडैन के लिए, ठीक है, कॉन्टेम्प्ट के लिए यूज होता है। तो ये दोनों के दोनों वर्ड नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहे हैं। मोगली ऐसा कैरेक्टर नहीं था जिसको लोग हेट करें, डिसलाइक करें। मोगली ऐसा कैरेक्टर था जिसको सब लोग प्यार करते थे। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, फैक्चुअली रॉन्ग। क्या हो जाएंगे, फैक्चुअली
रॉन्ग। फिर आता है ओवरलुक। ओवरलुक होता है किसी चीज को बहुत ध्यान से नहीं देखना, बस ऊपर ऊपर से कर देना, मतलब उसको इतना सीरियसली पूरा अच्छे से नहीं देखना, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव है यहाँ पर, ये भी फैक्चुअली रॉन्ग होगा। राइट आंसर होगा बी लव्ड। बी लव्ड मतलब डियरली लव्ड, डियरली रिगार्डेड, जिसको बहुत सारा प्यार मिले, जो लोगों का चहीता हो, ठीक है, ऐसा कैरेक्टर जिसको सभी प्यार करते हैं, बी लव्ड कैरेक्टर। रेज बाय वुल्स इन द इंडियन जंगल, मोगली, जो वुल्स थे उसी ने उसको बड़ा किया था। मोगली फिलिंग द ब्लैंक, थ्रिलिंग एडवेंचर्स एंड फॉर्म्स फ्रेंडशिप विद वेरियस एनिमल्स लाइक बगीरा एंड पैंथर एंड बल्लू द बेयर। मोगली को किसके साथ रहा था? भेड़ियों के, वुल्स के जो ग्रुप थे उसी ने उसको पाला पोसा बड़ा किया। फिर मोगली ने बहुत सारे थ्रिलिंग एडवेंचर्स और बहुत किए, और बहुत सारी फ्रेंडशिप उसने की बगीरा के साथ में, पैंथर जो पैंथर था और भालू जो बल्लू था, ठीक है। यहाँ देखो मोगली ने एग्जैजरेट्स किया। एग्जैजरेट होता है किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना, किसी चीज को, किसी बात को या किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो मोगली ने बढ़ा चढ़ाकर बताया नहीं, टोटली इररिलेवेंट हो गया। एक्सकेवेट, एक्सकेवेट होता है खोद कर बाहर निकालना, जैसे कोई चीज जमीन में दबी हुई है उसको वहां से खोद कर बाहर निकाल लिया, वो हो जाता है एक्सकेवेट, खोद कर। तो मोगली ने खोद कर बाहर निकाला नहीं, ये भी इररिलेवेंट हो गया। फिर है इनंशिएट। इनंशिएट होता है किसी चीज को बहुत क्लियरली प्रोनाउंस करना, जैसे उसने स्पीच दिया और बहुत शब्दों को बहुत क्लियरली प्रोनाउंस किया, ठीक है, वो हो जाता है इनंशिएट। तो यहाँ पर उच्चारण की तो कोई बात नहीं हो रही है, ये भी इररिलेवेंट है। राइट आंसर उसमें होगा एक्सपीरियंसेस। मोगली ने क्या किया? एक्सपीरियंस किया, क्या? थ्रिलिंग एडवेंचर और फॉर्म फ्रेंडशिप की बगीरा के साथ, बल्लू के साथ। नेक्स्ट, थ्रू आउट द स्टोरी ही फिलिंग द ब्लैंक द चैलेंजेस ऑफ लिविंग अमंग बोथ ह्यूमंस एंड जंगल क्रीचर ऑल वाइल लर्निंग एसेंशियल लाइफ लेसन्स। पूरी स्टोरी में, ठीक है, उसने चैलेंजेस क्या थे? रहना किसमें? ह्यूमंस के और जंगल के, ठीक है, खुद तो वो ह्यूमन था, रहता कहाँ था? जंगल में, प्राणियों के बीच में। तो वो सारे लर्निंग एसेंशियल लाइफ लेसन्स उसने बताए, दिखाए उसमें। तो उसने पूरी स्टोरी में क्या किया? ही, यहाँ पर वर्ब चाहिए हमें। ही कस्टमाइजेस द चैलेंजेस। कस्टमाइज बहुत कॉमन वर्ड, आपने सुना होगा, ठीक है। मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस चीज़ को कस्टमाइज करा लूँगा, जैसे लैपटॉप में क्या फीचर्स लेने हैं, गाड़ी में क्या फीचर्स लेने हैं, कपड़ों में किस तरह का मुझे चाहिए, उसको कस्टमाइज कराना, अपनी मॉडिफाई कराना अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये नहीं हो सकता। मोगली ने कोऑर्डिनेट किया। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है चीज़ों को या इंसानों को मैनेज करना, उनको ऑर्गेनाइज करना। कोऑर्डिनेटर एक पोस्ट भी होती है जो कोऑर्डिनेट करता है। तो मोगली ने कोऑर्डिनेट किया? नहीं किया। मोगली ने प्रोक्योर का मतलब होता है किसी चीज को ऑब्टेन करना, एक्वायर करना। मोगली ने क्या ऑब्टेन किया? नहीं किया, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा नेविगेट्स। नेविगेट, आप तो एक तो नेविगेट जो होता है ये सेलर के कॉन्टेक्स्ट में, दूसरा नेविगेट मतलब जो डिफिकल्ट सिचुएशंस के, यहाँ पर जो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन बन रही थी, जो चैलेंजेस थे उसमें रास्ता खोज निकालना, बाहर निकलने का, उसके लिए क्या आता है? नेविगेट्स। क्लियर? तो उसने चैलेंजेस को क्या किया? नेविगेट किया। ही नेविगेट्स द चैलेंजेस। जो चैलेंजेस थे रहना किसके बीच में? ह्यूमंस और जंगल क्रिएचर्स के बीच में रहने का जो चैलेंजेस था उसको उसने क्या किया? उसको नेविगेट किया, ठीक है। नेक्स्ट, द जंगल बुक कंटिन्यूज टू फिलिंग द ब्लैंक रीडर्स ऑफ ऑल एजेस। जंगल बुक थी ऐसी कि उसने सभी एज के रीडर्स को की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया, ठीक है, होल्ड किया, उनके ध्यान को अट्रैक्ट किया, ठीक है। टू रजिस्टर, रजिस्टर होता है जैसे किसी चीज़ को रिकॉर्ड में लाना, रजिस्ट्रेशन, किसी चीज़ का रजिस्टर करना, उसको रिकॉर्ड करना। तो ये नहीं होगा, इररिलेवेंट है टोटली।
मैग्नीफाई, मैग्ना मीन्स होता है लार्ज, किसी चीज को बड़ा और इंपॉर्टेंट दिखाना, मैग्नीफाई। तो द जंगल बुक कंटिन्यूज टू मैग्नीफाई रीडर्स, तो रीडर्स को मैग्नीफाई नहीं किया। तो मैग्नीफाई जैसे होता है द लेंस, जैसे कोई लेंस है वो किसी टेक्स्ट को मैग्नीफाई करता है, द लेंस मैग्नीफाइज द टेक्स्ट। लेंस को लगाकर हमने देखा तो टेक्स्ट बड़ा दिखाई दिया, तो वो क्या हो गया, मैग्नीफाई। ठीक है, तो वो भी नहीं हो सकता। मैन्युपुलेट क्या होता है, किसी चीज को बहुत ही स्किलफुल वे से बदलना, समटाइम्स डिसेप्टिव वे में, वो स्किल मैन्युपुलेट होता है। तो यहाँ पर मैन्युपुलेट एक थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। क्या है, नेगेटिव। तो जंगल बुक कंटिन्यूज टू, जंगल बुक ने कंटिन्यू क्या किया, रीडर्स को, सारी एज के रीडर्स को क्या किया, कैप्टिवेट। कोलोकेशन होता है कैप्टिवेट रीडर्स, मतलब उनके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करना, उनके ध्यान को अपनी तरफ बनाए रखना। ठीक है, इतना अच्छा लगना कि बस उसको पूरा ध्यान वहीं, अटेंशन वहीं होल्ड हो जाए, इतना अच्छा लगे, कैप्टिवेट, पूरा रोक लिया उनके ध्यान को। फिर आता है रीडर्स ऑफ ऑल एजेस विद इट्स, किस चीज से उसने ऐसा किया, जो पोर्ट्रियल थी वो कैसी थी, ऑफ मोगलीज रिमार्केबल जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, तो जंगल बुक ने लगातार कंटिन्यू जो है कैप्टिवेट किया रीडर्स को ऑफ ऑल एजेस विद इट्स फिलिंग द ब्लैंक पोर्ट्रियल ऑफ मोगलीज रिमार्केबल जर्नी। मोगली की जो रिमार्केबल जर्नी जो उसमें दिखाई जाती है और ऑफ सेल्फ डिस्कवरी की और ब्यूटी ऑफ द नेचर वर्ल्ड की, उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रियल मतलब जो चित्रण है, अभिनय है, वो कैसा था। देखो, एबनॉर्मल नेगेटिव वर्ड है, एबनॉर्मल पोर्ट्रियल था नहीं, ये तो बिल्कुल ही फैक्चुअली रॉन्ग हो जाएगा। पोर्ट्रियल तो बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए यहाँ। ऑर्डिनरी, अगर इतना ही ऑर्डिनरी होता तो लोग उसको कंटिन्यू क्यों देखते, कैप्टिवेट क्यों होते। लोग कैप्टिवेट तो तभी हुए ना कि बहुत ज़्यादा आकर्षक था, चार्मिंग था, ठीक है, अट्रैक्टिव था। ठीक है, फिर आता है सरप्राइजिंग पोर्ट्रियल। सरप्राइजिंग मतलब सरप्राइज करने वाला, सरप्राइज करने वाला। तो सरप्राइज करने से, सरप्राइजिंग तो कोई भी चीज हो सकती है जो हमें सरप्राइज कर दे, जिससे हम आश्चर्यचकित हो जाए, तो वो आश्चर्यचकित होने से वो कैप्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, रेड हेरिंग है। राइट आंसर होगा एन्चांटिंग। एन्चांटिंग जैसे एन्चांट कर देना, मतलब मनमोहक होना, मतलब जिस पे इंसान मोहित हो जाए, बहुत ही चार्मिंग होना, कैप्टिवेटिंग होना। ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव होना, चार्मिंग, कैप्टिवेटिंग, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो जंगल बुक ने लगातार कैप्टिवेट किया रीडर्स ऑल एजेस को विद इट्स एन्चांटिंग पोर्ट्रियल। एन्चांटिंग व्यू बहुत ही कॉमन और फेमस कोलोकेशन है, एन्चांटिंग व्यू मतलब ऐसा व्यू, ऐसा दृश्य जो सबको मोहक कर दे, सब जो मोहित हो जाए, बहुत अट्रैक्ट हो जाए, चार्मिंग जो लगे, वो क्या होता है, एन्चांटिंग। क्लियर। तो यहाँ देखेंगे पांचों जो क्वेश्चन थे इस क्लोज टेस्ट के, सारे ये भी वोकैब बेस्ड थे, ग्रामर का इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, कोलोकेशन और वोकैब बेस्ड थे। ये तो सिंपली अगर आप देखेंगे तो मोगली का कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद था, उसे बहुत प्यार करते थे लोग, उसने एक्सपीरियंस किए थे सारे एडवेंचर्स। ठीक है, उसने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रास्ता खोज निकाला था, परेशानियों से, उसने डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, प्रॉब्लम से रास्ता खोज निकाला, तो क्या आया, नेविगेट्स। ठीक है, फिर आता है कि वो जो रीडर्स का ध्यान अपनी तरफ होल्ड कर लेना, कैप्टिवेट कर देना, तो कैप्टिवेट रीडर्स हो गया। तो वो जो पोर्ट्रियल था वो क्या था, है बहुत ही ऐसा है कि जो मोहित कर देने वाला है, जो बहुत अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, कैप्टिवेटिंग है। तो क्या वर्ड क्या आ गया, एन्चांटिंग। क्लियर है। नेक्स्ट, ये हमारी हेल्थ के बारे में, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज के बारे में ये पूरा पैसेज है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। It is important to filling the blank a healthy lifestyle to maintain good physical and mental well-being. ये important है हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, क्या,
फिजिकल और मेंटल, हम फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहते हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस है अडैप्ट, एडेप्ट और एडेप्टली और अडॉप्ट। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 आया है, पहली बात है 2 आया है तो 2 के साथ आएगी वर्ब फर्स्ट, और अडेप्टली क्या है, एडवर्ब है। किसी चीज को बहुत स्किलफुल तरीके से करना के लिए अडेप्टली आता है। अडेप्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, स्किलफुल के लिए आ गया। ठीक है, यहाँ पर किसी चीज को स्किलफुल करने की बात भी नहीं हो रही है और ये ग्रामेटिकली भी सही नहीं है। ठीक है, अडेप्ट जो होता है वो होता है कि नए माहौल, नए चीज़ों के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेना, मॉडिफाई कर लेना, अडेप्ट होता है। तो यहाँ पर ये बात भी नहीं हो रही है कि नया माहौल, नई चीज़ों के अकॉर्डिंग बात करे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, जैसे अडॉप्ट बच्चे के लिए भी आता है, वैसे ही किसी चीज़ को अपनाना, उसको फॉलो करना, उसको अपनाना क्या होता है, अडॉप्ट। तो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, किसके लिए, फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए। तो अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ये आपका कोलोकेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट, रेगुलर फिलिंग द ब्लैंक हेल्प्स improve cardiovascular health and boost the immune system। रेगुलर क्या चीज़ रेगुलर करने से हमारी इम्प्रूव होती है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। क्या करना है रेगुलर हमें एक्सॉल्ट करना है। एक्सॉल्ट मतलब किसी की प्रशंसा करना या उसको पावर पोजीशन में ऊपर उठाना, एक्सॉल्ट होता है। तो ऐसी कोई भी बात पैसेज में नहीं हुई है, टोटली इररिलेवेंट। रेगुलर एक्सक्लेम करने से, एक्सक्लेम क्या होता है, जैसे सरप्राइज में, सरप्राइज में, दुख में, खुशी में जब इंसान बहुत चिल्लाता है जोर से, हुर्रा, ओ, ठीक है, वो एक्सक्लेम है। तो वो भी नहीं है यहाँ पर, ये भी रेलेवेंट हो गया। रेगुलर एग्जर्शन, देखो एग्जर्शन होता है फिजिकल या मेंटल जिसमें बहुत एफर्ट लगते हैं, इंसान बहुत थक के चूर हो जाता है एग्जर्शन की, आज बहुत ज़्यादा एग्जर्शन रहा। तो एग्जर्शन अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, जबकि यहाँ जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि रेगुलर करने से आपकी हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है और आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा, एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज, आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी इंप्रूव होती है। क्या आएगा, रेगुलर एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज हो सकता है, रेगुलर एक्सरसाइज हो सकता है, और इवन कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ फैट ही फैट है या सिर्फ प्रोटीन। बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए जिसमें रिच हो क्या, विटामिन्स एंड मिनरल्स इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ। हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ही क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिच इन विटामिन्स नाउन हो गया। ठीक है, तो नेसेसरीली एक एडवर्ब है जो यहाँ पर ग्रामेटिकली रोंग हो गई। नेसेसिटेट एक वर्ब है जो भी ग्रामेटिकली रोंग है। नेसेसिटी नाउन है और एडजेक्टिव होता है नेसेसरी। इसेंशियल नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, नेसेसरी एडजेक्टिव। तो अगर हम देखेंगे तो नाउन के लिए या एडजेक्टिव आना चाहिए, लेकिन अगर नेसेसरी भी ऑप्शन में होता तो हम क्या करते, क्योंकि ब्रॉड वे में अगर हम देखें तो नेसेसरी और एसेंशियल दोनों ही एक ज़रूरी का भाव देते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, तो एसेंशियल क्यों आएगा, एसेंशियल इसलिए आएगा, नेसेसिटी नहीं आएगा, क्या आएगा, एसेंशियल।
क्यों जो एसेंशियल है वो हमें ये भाव देता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी बहुत स्ट्रॉन्गली जब किसी चीज़ की ज़रूरत की बात की जाए तब एसेंशियल आता है, उसके बिना वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो पूरी विटामिन्स और मिनरल्स के बिना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में एसेंशियल आता है। दूसरा, अगर आप फॉरवर्ड रीडिंग से देखेंगे तो इस पैसेज में आगे भी एसेंशियल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ ज़रूरत को, मतलब ज़रूरत को जो टर्म्स काम में ले रहा है वो क्या है, एसेंशियल, क्योंकि उसके बिना वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो, एडिशनली filling the blank, stress through activities like yoga or meditation can enhance mental clarity, ठीक है। जो एक्टिविटी है क्या, योगा करने से, मेडिटेशन करने से हमारी मेंटल क्लैरिटी इन्हांस होती है, मतलब हम जब मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं तो मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले है मैनेज्ड स्ट्रेस। मैनेज्ड क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट में चला गया मैनेज्ड। सेंटेंस जो है आपका पूरा जो पैराग्राफ है वो प्रेजेंट में है, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया, ठीक है। मैनेजेस की बात करें, मैनेजेस स्ट्रेस, तो ये जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, ऐसा होता है, करता है, ये भाव दे ही नहीं रहा, ये बोल रहा है कि स्ट्रेस को मैनेज करना है, मैनेज करना है, यानी वो ऑनगोइंग एक्शन है। क्या है, ऑनगोइंग एक्शन है। तो जो ऑनगोइंग एक्शन है उसको मैनेजेस नहीं बता सकता। ऑनगोइंग एक्शन के लिए हमें जेरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल की जरूरत होती है। फिर आता है मैनेजमेंट स्ट्रेस, ठीक है। देखो इसने उल्टा कर दिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो होता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट इज लाइक, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए हमें सीखना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कोलोकेशन है, लेकिन मैनेजमेंट स्ट्रेस तो उल्टा हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर होगा मैनेजिंग स्ट्रेस। मैनेजिंग स्ट्रेस माने स्ट्रेस को मैनेज करना, और स्ट्रेस कैसे मैनेज होता है, योगा करने से, मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज होता है। तो यानी स्ट्रेस को मैनेज करना क्या बना, मैनेजिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट, गेटिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, पर्याप्त मात्रा में, ऑफ फिलिंग द ब्लैंक ईच नाइट, प्रत्येक रात को क्या चाहिए हमें, पर्याप्त मात्रा में। रात को क्या करता है इंसान, इज एसेंशियल फॉर, वो जरूरी है, रिस्टोरेटिव एक्टिविटी एंड ऑप्टिमम बॉडीली फंक्शन। रात को जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी अगले दिन काम करने के लिए वापस क्या होती है, रिस्टोर कर रहा है, ये कि भी वापस हमारे जो बॉडी के जो फंक्शन, कि हम थक जाते हैं रात तक, और जब हम सोते हैं तो अगले दिन हमारी बॉडी बेस्ट, ऑप्टिमम, बेस्ट लेवल पे फंक्शन करने के लिए तैयार होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो ऑप्शन आया है रिलैक्स। रिलैक्स तो होता है कि हाँ ठीक है, कोई टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो, स्ट्रेस मत लो। तो रात को ईच नाइट को हम रिलैक्स करने के लिए नहीं होगा, इररेलेवेंट है। रेस्टिंग, रेस्टिंग तो होता है कभी भी रेस्टिंग, काम छोड़ के जब इंसान थोड़ी देर के लिए लेट रहा है, काम नहीं कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो रेस्टिंग हो गया। लेकिन हर रात को रेस्ट करना, रेस्ट करने, एक लंबे टाइम तक रेस्ट करना, आंख बंद करके वो सोना होता है, ये भी नहीं होगा। स्लम्बर होता है लाइट स्लीप, स्लीप का ही एक है ये स्लम्बर, लाइट स्लीप होता है, और ये इनफॉर्मल वर्ड है, ठीक है। राइट आंसर होगा स्लीप, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप, क्योंकि जहां पर भी हेल्दी लाइफस्टाइल की बात होती है तो खाने के साथ, एक्सरसाइज के साथ किसकी बात होती है, स्लीप की बात होती है। आपका खाना जो है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज करो जिससे आपका स्ट्रेस मैनेज होता है और आपको अच्छी नींद आए। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आएगी तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, आपको बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी, ठीक है। तो स्लीप का भी बहुत बड़ा रोल है, तो राइट आंसर क्या होगा, स्लीप। क्लियर है बच्चे। तो यहां पर अगर हम देखें
तो ये ग्रामर से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो रहा था, ये आपका सिंपली कोलोकेशन से और अंडरस्टैंडिंग को देख के हो रहा था, ये आपका ग्रामर से हो रहा था। थोड़ा सा डिफरेंस नेसेसरी वाला वो मैंने आपका क्लियर कर दिया। ये जो है ये भी सेंस से, ग्रामर से कि ऑनगोइंग एक्शन है तो हमें जेरंड चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए, और ये भी सिंपल था, स्लीप। क्लियर है? हाँ, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, इट वॉज एन अनयूजुअल डार्क नाइट। ये बहुत ही मतलब जो डार्क नाइट होती है, अंधेरी रात होती है, उससे भी ज़्यादा, यूजुअल से ज़्यादा थी, यानी अनयूजुअल डार्क नाइट थी। इन द फिलिंग द ब्लैंक ऑफ एन इंजॉयबल ड्रीम जिम थॉट ही हर्ड हिज डॉग फिलिंग द ब्लैंक लाउडली। ठीक है, अब यहाँ देखो ये बोल रहा है इन द, फिर यहाँ पर है फिलिंग द ब्लैंक, कि इस इंजॉयबल ड्रीम के बीच में, इंजॉयबल ड्रीम के बीच में जिम ने सोचा कि उसने सुना कि उसका डॉग जो है वो लाउडली कर रहा है। ठीक है, अब देखो इन द ऑफ एन एंजॉयबल ड्रीम, हम जैसे बोलते हैं कोई भी चीज़ है, सपने के बीच में, खाने के बीच में, लंच के बीच में, मीटिंग के बीच में, जैसे इन द मिडल ऑफ द मीटिंग, इन द मिडल ऑफ द लंच, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो कन्वर्सेशन की लेंथ है उसके एकदम बीचों बीच है, नहीं, वो कहने की बात है कि सपना देख रहा था, सपने के बीच में, राइट। अब यह सपने के साइड की बात करें तो साइड मतलब लेटरल होती है, जैसे बाय द साइड ऑफ द रोड, तो सपने के साइड में नहीं हो सकता, इररेलेवेंट। सपने के एंड में मतलब सपना शुरू हुआ कब, बीच आया कब, एंड आया, ये तो कोई बता ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी इसको इररेलेवेंट बोल देते हैं। फिर आता है बिटवीन। बिटवीन आपको कंफ्यूज कर सकता है, बीच में, इन द बिटवीन ऑफ एन एंजॉयर। देखो बिटवीन जनरली क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, जैसे बताता है, इंटरवल को बताता है, किसी दो चीज़ों के बीच के गैप को, इंटरवल को बताता है और अलग करके बताता है। जैसे कि कुछ चेयर है, वो दीवार और टेबल के बीच में है, तो वो बिटवीन बताता है, बिटवीन द वॉल एंड द टेबल, राइट। लेकिन ये जो बोल रहा है कि सपने के बीच में, यानी सपना देख रहा था, उसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें हम पहले पार्ट को और लास्ट पार्ट को अलग करके बीच का टाइम दे रहे हो, नहीं। हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ सपना देख रहा था, इंजॉयबल ड्रीम, और उसके बीच में, यानी क्या आएगा, मिडल। और ये बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन, कोलोकेशन बोले या फ्रेज, इन द मिडल ऑफ द समथिंग, किसी चीज के बीच में, in the middle of the meeting, in the middle of the lunch, in the middle of the conversation, इस तरह से यूज होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ, जिम ने क्या सुना, heard his dog, अपने डॉग को लाउडली करते हुए, लाउडली क्या करते हुए, उसने सुना है। ठीक है, उसने सुना है, ये ही हर्ड, ये यहाँ हर्ड को ध्यान में रखना, कि इससे मैं आपको फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपके लिए बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग में पैराग्राफ के अंदर ही आंसर होता है, हमें जस्ट फाइंड करना होता है। ठीक है, उसने सुना, तो डांस, बार्किंग, जंपिंग, शाउटिंग। ठीक है, तो जंप करने को, डॉग जंप नहीं करता है जनरली। ठीक है, लाउडली, और लाउड यानी कि सुनने से रिलेटेड है तो जंपिंग नहीं आएगा, इररिलेवेंट हो गया। ठीक है, डांसिंग, डांसिंग जनरली क्या होता है कि किसी म्यूजिकल रिदम पे स्टेप्स को फॉलो करते हुए नाचना, तो यहाँ डॉग के लाउडली नाचना नहीं हो सकता। फिर शाउटिंग, हाँ, शाउटिंग हो सकता है, जैसे ही वो शाउटिंग फॉर हेल्प, चिल्लाना, जोर से लाउडली शाउट करना, सही बात है। बट क्या डॉग्स के लिए शाउटिंग आता है? नहीं। डॉग्स के चिल्लाने के लिए, ठीक है, भौंकने के लिए क्या आता है? शाउटिंग नहीं आता है। ये हो जाएगा आपका रेड हेरिंग। राइट आंसर होगा बार्किंग। बहुत बार आपने सुना होगा बार्किंग डॉग। जब कोई डॉग किसी चीज पे बहुत ही अटेंशन
से किसी चीज को देख रहा होता है और वो वार्निंग का साइन देते हुए जिस तरह से भौंकता है, आपने कभी देखा होगा जो कुत्ते होते हैं वो कुछ भी गलत हो रहा होता है उस चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं और फिर वो एक वार्निंग की तरह बहुत जोर जोर से भौंकने लग जाते हैं कि इंसान नींद में भी जाग जाता है ना, कि वो बताते हैं हमें कि कुछ गलत हो रहा है, चोर घर में आ गया या कुछ भी चीजें हो रही है, गलत हो रही है, तो उसके लिए क्या आया है यहाँ पर बार्किंग। तो वो बहुत जोर से क्या करने लग गया, कुत्ता जो डॉग था वो चिल्लाने लग गया, बार्किंग लाउडली। नेक्स्ट, he groaned and glanced filling the blank his cloak sleepily। ठीक है, ग्रोन मतलब क्या होता है, जैसे थकान से, मेंटल थकान से, फिजिकल पेन से, एंजाइटी से, किसी प्रॉब्लम से जब इंसान पेन में होता है उसके लिए ग्रोन आता है। ग्लैंस मतलब झलक, मतलब देखना, एक मतलब शॉर्ट एंड क्विक लुक जो होता है, किसी चीज को बस एक बार देखना, ठीक है। ग्लैंस हिज क्लोक स्लीपीली, तो वो जो था जिम, उसने अपनी क्लोक को देखा। ग्लैंस के साथ में इन हिज क्लोक, क्लोक के अंदर देखा, क्लोक के सरफेस पे देखा या क्लोक के ऊपर देखा, ठीक है। किसी चीज को बहुत ही सीरियस तरीके से डायरेक्शन के वे में हम देखें तो प्रेपोजिशन आता है एट, और ग्लैंस, लुक, वॉच, पॉइंट, इनके साथ में जनरली प्रेपोजिशन यूज होता है एट, लुक एट, ग्लैंस एट, वॉच एट, पॉइंट एट। समझ में आया? क्या आएगा ग्लैंस के साथ में? एट। नेक्स्ट, 12 o'clock the green fluorescent filling the blank of his cloak read। ठीक है, 12 बजने की बात हो रही है क्योंकि जो घड़ी की सुइयां, हम हिंदी में बोलते हैं घड़ी की सुई बोलते हैं, तो सुई का अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो नीडल होना चाहिए, राइट, लेकिन नहीं होता है। घड़ी के जो 3 पॉइंटर्स होते हैं, घड़ी के जो 3 पॉइंटर्स होते हैं जो हमें टाइम बताते हैं, उनके लिए आता है हैंड्स। उनको क्या बोलते हैं? क्लॉक हैंड्स, जिसको हिंदी में हम घड़ी की सुइयां बोलते हैं, वो क्या होते हैं? हैंड्स। अगर हम क्लॉक हैंड्स की बात करें तो जो घंटे की है वो क्या हो जाएगी? आर हैंड, मिनट की है वो मिनट हैंड, और सेकंड की है वो सेकंड हैंड। सेकंड की सुई सेकंड हैंड, मिनट की सुई मिनट हैंड, घंटे की सुई आर हैंड। अब एक चीज, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, एक स्वीप हैंड भी होता है। स्वीप हैंड भी एक तरीके का सेकंड हैंड ही होता है, सेकंड की सुई को ही स्वीप हैंड भी बोलते हैं, लेकिन 2 वर्ड्स हैं तो कोई ना कोई डिफरेंस होगा, है ना। डिफरेंस क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। डिफरेंस ये है कि सेकंड हैंड हम तब बोलते हैं जब जो घड़ी की सुई होती है वो ऐसे टिक 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 करती है, ठीक है। लेकिन आपने कई सुइयां ऐसी देखी होंगी जो सेकंड की सुई होने के बाद भी वो इस तरह से चलती है। जब सेकंड की सुई टिक टिक करते हुए चलती है तब वो सेकंड हैंड है, और जब वो सुई बिना टिक टिक किए, बिना कोई आवाज किए सीधा इस तरह से चलती है तब वो हो जाती है आपका स्वीप हैंड। क्लियर है? ये तो आंसर मैंने बता ही दिया। यहाँ पे क्या आएगा? हैंड्स ऑफ हिज क्लोक। क्लोक की क्या होते हैं? हैंड्स होती है। क्लोक की सुइयां क्या है? हैंड्स है। इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है ना। डायल नहीं होगा, जो सरफेस वाला हम जो एनालॉग क्लॉक के लिए लेते हैं वो डायल होता है। पॉइंट्स नहीं होगा, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। लाइट नहीं होगा, कोई लेना देना ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि क्लॉक की, घड़ी की सुइयां यानी के हैंड्स, ठीक है। अब देखो, सडनली जिम फिलिंग द ब्लैंक हस्ड वॉइसेस आउटसाइड हिज हाउस, ठीक है। ही इमीडिएटली बिकेम अलर्ट एंड जंप आउट ऑफ द बेड। As his parents had gone on a holiday, Jim was alone at home. He decided to look who was outside. अब ये बोल रहा है कि जिम ने कोई आवाज सुनी, ठीक है। हश्ड वॉइसेस होती है, थोड़ी दबी हुई आवाज, क्वाइट जो वॉइस होती है, ठीक है। क्वाइट वॉइस जो बहुत ही लाउड नहीं होती है,
ठीक है, विस्पर टाइप, बहुत दबी हुई आवाज़ जो है उसके लिए हर्ष आता है। उसने सुनी और वो इमीडिएटली बहुत अलर्ट हो गया, बेड से उतरा और उसने देखा उसके जो पेरेंट्स थे वो हॉलीडे पे गए हुए थे, वो घर पे अकेला था। तो उसने डिसाइड किया कि मुझे देखना है कि बाहर कौन है। अब देखो यहाँ पूरे में अगर हम देखें, यहाँ लाउड की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बात हो रही है कि उसने वॉइसेस है। अब सिंपल सी चीज़ है, जो वॉइस है, आवाज़ है, क्या उसको सोचा जाएगा, क्या उसको देखा जाएगा? तो ये दोनों तो टोटली इररेलेवेंट हो गए। थॉट और सो क्या है? सी की पास्ट फॉर्म है, सी देखना, सो बना, ठीक है। थॉट यानी सोचना। तो आवाज को सोचना है, आवाज को देखना नहीं, आवाज को तो सुना जाता है। और यहाँ पर इसका हिंट हमें हर्ड में भी मिल रहा है, पहले भी आ चुका है, उसने सुना। अब लिसन और हर्ड आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। लिसन और हर्ड में डिफरेंस ये है कि लिसन हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को बहुत ध्यान से समझकर सुनते हैं। जैसे हम एरोप्लेन में जा रहे हैं और जो इंस्ट्रक्शन बताए जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। उसने जो इंस्ट्रक्शन थे उसको केयरफुली सुना, केयरफुली लिसन किया, राइट। लेकिन जो चीज़ हम नॉर्मली हमारे कान जिसको सुन रहे हैं, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो हमारे कानों के द्वारा परसीव किया गया है जिस साउंड को, ठीक है। जैसे मैं घर पे थी और अचानक से मैंने देखा कि बेसमेंट से कोई आवाज़ आई, ठीक है, तो लिसन नहीं है, वो क्या है? हर्ट। तो नेचुरली जो हमारे सेंसेस है उनसे, जैसे कानों से हमें नेचुरली जो परसीव कर रही है वॉइस, दैट इज क्या है? हर्ट, ठीक है। ये रेड हेरिंग हो जाएगा लिसन। क्लियर है स्टूडेंट्स? है ना इंटरेस्टिंग? ठीक है। तो यहाँ पर हम पांचों ऑप्शंस की बात करें, ये एक फ्रेज, एक कोलोकेशन बोल सकते हैं। ये बार्किंग डॉग आप चार ऑप्शन से कर सकते थे। ग्लैंस एट, लुक एट, ये आता है, ये एट आता है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत नया इनोवेटिव अच्छा कॉन्सेप्ट था। आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो बहुत अच्छा आपका यहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा। आप किसी से ज़रूर पूछना कि यार भाई घड़ी की सुइयों को क्या बोलते हैं और स्वीप हैंड क्या होता है, ठीक है। और ये वाला भी हो गया, ये तो आप वैसे भी कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, पैसेज में भी ये हर्ड दिया हुआ था और आवाज़ को सुना जाता है, सिंपल। नेक्स्ट है चाइल्डहुड के बारे में, बचपन के बारे में, बचपन की लाइफ कैसी होती है, उसमें क्या क्या होता है, ये हम इसमें पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। चाइल्डहुड इज एन इम्पॉर्टेंट फेज इन अ पर्सन्स लाइफ। बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना, है ना। तो बचपन वास्तव में एक ऐसी चीज़ होती है जिसको याद करके हम खुश होते हैं। बहुत सारी यादें होती हैं, बहुत सारी मेमोरीज होती है जिनको याद करके अच्छा लगता है कि यार बचपन कितना अच्छा था, कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था, बस खेलना कूदना, मौज मस्ती। तो चाइल्डहुड इज एन इम्पॉर्टेंट फेज इन अ पर्सन्स लाइफ। चाइल्डहुड किसी भी पर्सन की जिंदगी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट होता है, फेज होता है। चिल्ड्रन आर फ्री फ्रॉम वरीज। बच्चे क्या होते हैं? चिंताओं से फ्री होते हैं। उनको कोई चिंता नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं होती है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है। कोई स्ट्रेस नहीं है, पैसे कमाने का स्ट्रेस नहीं है, सक्सेसफुल होने का स्ट्रेस नहीं है, सिलेक्शन होने का स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, फेलियर का, किसी चीज़ का भी स्ट्रेस नहीं है, मोटापे का स्ट्रेस नहीं है, क्या खाना, ईटिंग हैबिट्स का, किसी चीज़ का, सुबह उठने का, दौड़ने का, किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं है, सब कुछ टेंशन फ्री होते हैं, ठीक है। सो दे लीड अ, इसलिए वो लीड करते हैं लाइफ। कैसी लाइफ को लीड करते हैं, ये यहाँ पूछा गया है। अब हम बोल रहे हैं कि चिल्ड्रन फ्री होते हैं स्ट्रेस से, टेंशन से, वरीज से। अब यहाँ देखो, सो दे लीड अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ। हम तो बोल रहे हैं कि चिल्ड्रन फ्री होते हैं स्ट्रेस से और हम बोल रहे हैं कि वो स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। फैक्चुअली रॉन्ग। फैक्चुअली रॉन्ग क्या होता है? फैक्चुअली रॉन्ग वो होता है जो सेंटेंस बोल रहा है कि चिल्ड्रन फ्री है स्ट्रेस से और हम बोल रहे हैं स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है। तो ये क्या है? उल्टा हो गया। तो ये क्या हुआ? फैक्चुअली रॉन्ग। पैसेज में जो कहा गया, क्लोजेस्ट में जो कहा गया, सेंटेंस में जो कहा गया, उसको फैक्ट मानते हुए जो उसका उल्टा बोल रहा है वो क्या है? फैक्चुअली रॉन्ग। केयरफुल लाइफ, अरे केयरफुल और कोशियस, बहुत सावधानी वाली, सतर्क रहने वाली, वैसी लाइफ जीते हैं? बिल्कुल नहीं जीते हैं, ये भी फैक्चुअली रॉन्ग। बिल्कुल फ्री लाइफ जीते हैं, यहाँ पर बोल दिया है फ्री होते हैं वो, हर चीज से, टेंशन से, वरीज से, स्ट्रेस से फ्री होते हैं। यानी कैसी लाइफ है उनकी? केयर फ्री।
केयर फ्री लाइफ स्टाइल होता है, केयर फ्री लाइफ हो गई, केयर फ्री लाइफ स्टाइल हो, किसी का लाइफ स्टाइल होता है वो टेंशन वेंशन नहीं लेता, किसी का केयर फ्री एटीट्यूड भी हो सकता है, समझ में आया, कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल फ्री रहना। नेक्स्ट, दिस इज द ओनली रीजन, यही एक मात्र रीजन है, दे क्रिएट गोल्डन एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज, कि वो क्या करते हैं, गोल्डन और ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो वो इस टाइम पे ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करते हैं, विच आर, वो मेमोरीज, कौन, मेमोरीज जो है, विच आर फिलिंग द ब्लैंक इन देयर अडल्टहुड, तो जब वो अडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, जब वो मेच्योर हो जाते हैं, तब वो उन मेमोरीज को याद करके अच्छा फील करते हैं। जैसे आज हम भी बचपन में हमारी जो भी हमने खेल खेले, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारी मेमोरीज होती हैं, उनको याद करते हैं, वो उन यादों को हमने संजो के रखा हुआ है अपने मन में, राइट। यहाँ देखो, विच आर डम्प्ड, डंप तो वो होता है जैसे कोई चीज़ है, ऊपर पुराना फर्नीचर है, पुरानी कोई चीज़, उसे कचरे के दान में डाल दिया, फेंक दिया, डंप कर दिया उसको, तो वो मेमोरीज को डंप करेंगे, बिल्कुल ही गलत है, फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। मेमोरीज को कोई नेग्लेक्ट करेगा, जैसे उसने अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब लापरवाह हो गया, बेपरवाह हो गया, वो अवॉइड कर दिया उसने, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी फैक्चुअली रॉन्ग है। ब्लॉक, ब्लॉक यानी कि उसको किसी को ऑब्स्ट्रक्शन से किसी चीज़ को रोकना, बाधा बनना, रुकावट हो करना, ब्लॉक कर, जैसे रास्ता ब्लॉक कर देना, तो ये भी नहीं होगा, बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। राइट आंसर होगा चेरिश्ड, चेरिश्ड मेमोरीज, कोलोकेशन भी होता है। चेरिश्ड का मतलब क्या है, जो यादें हैं, जो पहले की चीज़ें हैं, उनको याद करना, उनको संजो के रखना, चेरिश्ड। विच आर चेरिश्ड, जब उनको याद करते हैं अपने अडल्टहुड में, अच्छा लगता है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, पेरेंट्स की और गार्जियंस की, टू शेप द फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड, कि चाइल्ड के फ्यूचर को शेप दे, एज ही इज वेरी फिलिंग द ब्लैंक एंड कैन ड्रिफ्ट इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि बच्चा जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, ये पूछा है, और वो उसकी जो एज होती है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, तो उसको कैसा बनाना है वो पेरेंट्स पे, गार्जियंस पे डिपेंड करता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस बच्चे के फ्यूचर को शेप दे, है ना। अब देखो, एज ही इज वेरी मेच्योर, मेच्योर मतलब जो पूरा मेच्योर हो चुका है, एडल्ट हो चुका है, समझदार हो चुका है, तो हम तो बोल ही नहीं, बच्चा तो समझदार नहीं होता है, बच्चा तो मासूम होता है, फैक्चुअली रॉन्ग। ही इज वेरी क्राफ्टी, क्राफ्टी मतलब बहुत ही कनिंग होता है, चालाक होता है, ध्रुव किस्म का होता है, तो बच्चा तो चालाकी से कोसों दूर होता है, बच्चे को चालाकी नहीं आती है, चालाकी बड़े ही करते हैं, ठीक है। गिल्टी, गिल्टी होता है जो किसी चीज, किसी क्राइम का दोषी पाया जाना, है ना, तो क्राइम और दोषी यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है, टोटली इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट यानी कि जिसका पैसे से कोई लेना देना ही नहीं है, गिल्टी की कोई बात ही नहीं हो रही है, ना कोई क्राइम की बात हो रही है। राइट आंसर होगा इनोसेंट, मासूम। बच्चा क्या होता है, मासूम होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में उसको कोई भी बहला फुसला सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है, क्योंकि उसको सही गलत नहीं पता होता, वो प्योर हार्टेड होता है, बहुत ही प्योर हार्टेड होता है, उसको छल कपट चालाकी कुछ पता नहीं होती है, यानी क्या है, वो इनोसेंट होता है। इनोसेंट, इनोसेंट फेस, इनोसेंट चाइल्ड, कोलोकेशन, इनोसेंट फेस, इनोसेंट चाइल्ड, इनोसेंट स्माइल, ठीक है। मासूम, इनोसेंट यानी बहुत ही मासूम। हाँ, इफ दे हैव मेड एनी मिस्टेक्स वी शुड, अगर वो कोई भी गलती करते हैं हमें, वी शुड them इंस्टेड ऑफ मिसबिहेविंग विद them, अगर वो बच्चे कोई गलती करते हैं तो हमें उनकी गलतियों को क्या करना चाहिए, वो पूछा है, ना कि उनके साथ में मिसबिहेव करना चाहिए, गलत व्यवहार उनके साथ नहीं करना चाहिए, उनकी गलतियों को सुधारना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, ठीक है। तो हमें उनकी गलतियों को डैमेज कर देना चाहिए नहीं, डैमेज मतलब किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, गलतियों को डिस्ट्रॉय कर दो नहीं, गलतियों को डिजाइन करो, डिजाइन कोई प्लान बनाया जाए गलतियों का,
कुछ भी, है ना। क्रिएट, गलतियों को क्रिएट किया जाना, फैक्चुअली रॉन्ग। गलतियों को रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना। रेक्टिफाई अ मिस्टेक, कोलोकेशन है, किसी चीज में सुधार करना, गलतियों में सुधार करना, मिस्टेक, ठीक, मिस्टेक की बात हो रही है। एरर में रेक्टिफाई, एरर, एरर को रेक्टिफाई करना, किसी मिसप्रिंट को रेक्टिफाई करना, किसी भी चीज को सुधार करना, रेक्टिफाई, प्रॉब्लम को करना, मिस्टेक को करना के लिए क्या आता है, रेक्टिफाई। क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ वी हैव बिहेव्ड विद दैम, हम उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, will be filling the blank on their minds which will reflect in later stages। हम उनके साथ, पेरेंट्स, गार्जियन जो उनके साथ जिस तरह से बिहेव करते हैं वो उनके दिमाग में रहता है, छप जाता है, और वो उनकी जो लेटर स्टेजेस होती है उसमें वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, अब बोल रहे हैं विद देम विल बी पब्लिश्ड ऑन देयर। पब्लिश्ड क्या होता है, पब्लिकली कोई बुक जैसे पब्लिश करना, किसी बुक को पब्लिश करना, नोवेल को पब्लिश करना, ये बिल्कुल ही रेलेवेंट हो गया। ब्लीच यानी जैसे वाइट करना, कलर को हटा देना, ब्लीच करना, तो ये भी नहीं है। देम विल बी कलर्ड ऑन देयर माइंड, माइंड में वो कलर हो जाता है, माइंड में कलर नहीं होता, माइंड में छप जाता है। इम्प्रिंटेड, इम्प्रिंटेड मतलब माइंड में छप जाता है। जैसे इम्प्रिंटेड के बाद आता है ऑन, विल बी इम्प्रिंटेड ऑन देयर माइंड्स। जैसे ये इंसिडेंट्स उसके दिमाग में बहुत गहरे, डीपली उसके दिमाग में छप गया, इम्प्रिंटेड। ठीक है, तो इम्प्रिंटेड मतलब दिमाग में छप जाना। जो हम बचपन में बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, जो उनको जो शिक्षा देते हैं, जो उनकी गलतियों को सुधारते हैं, उनके साथ किस तरह से ट्रीट करते हैं, उनको प्यार से, मोहब्बत से, वही चीज़ें उनके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है, और वो उनके बाद के जो स्टेजेस होते हैं उनमें वो चीज़ें दिखाई देती है। क्लियर। हाँ, ये पांचों अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये तो बिल्कुल पैसेज से ही हो रहा था। केयर फ्री, चेरिश्ड, फिर इनोसेंट, बच्चों के लिए इनोसेंट वर्ड आता है। रेक्टिफाई मतलब सुधार करना, और लास्ट आंसर आया इम्प्रिंटेड। ये जो क्लोज टेस्ट था ये बेसिकली वोकैब बेस्ड था, इसमें ग्रामर का कोई भी कनेक्शन नहीं था। ज़्यादा जो वर्ड्स, सारे पांचों के पांचों जो क्वेश्चंस थे वो वोकैब से, अंडरस्टैंडिंग से होने वाले थे। क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ, ये पैसेज है आपका पूरा लिटरेचर के बारे में है, कि जो लिटरेचर है, नॉवेल्स, पोएम्स, प्लेज से किस तरह से हमें क्या इमोशंस हमें मिलते हैं, क्या चीज़ें होती है, वो पूरा यहाँ बता रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर जो है वो क्या है, रिफ्लेक्शन है किस, सोसाइटी, यानी रिफ्लेक्शन है प्रतिबिंब। एंड ऑफन फिलिंग द ब्लैंक इंसाइट इनटू द ह्यूमन एक्सपीरियंस। और लिटरेचर क्या करता है, इंसाइट देता है इनटू द ह्यूमन एक्सपीरियंस। क्लियर। अब देखो, लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड ऑफन डिनाइज, मना करता है, इंसाइट इनटू द। डिनाई का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट करना, मना करना, तो ये फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। फिर गार्नर्स, गार्नर्स का मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, तो वो भी कोई सेंस नहीं है, इररिलेवेंट है। सजेस्ट का मतलब होता है कि उसने सजेशन दिया कि चल पार्क में चलते हैं, चल मूवी चलते हैं, वो सजेस्ट है, तो सजेस्ट नहीं करती है। यहाँ पर सेंस है कि किसी चीज को देना, प्रोवाइड करना, गिव करना, जो लिटरेचर हमें देती है, इंसाइट देती है किसकी, इनटू द ह्यूमन एक्सपीरियंस। सो राइट आंसर आएगा ऑफर्स। ऑफर्स, जैसे कि ये बुक ऑफर करती है एक नया पर्सपेक्टिव, ये कोर्स ऑफर करता है अंडरस्टैंडिंग की क्या सब्जेक्ट की रहेगी, तो उसके केस में वैसा ही लिटरेचर हमें ये बताता है, लिटरेचर हमें ये देता है, प्रोवाइड करता है, हमें समझाता है, हमें बताता है, यानी ऑफर्स थ्रू वेरियस फॉर्म। अब लिटरेचर की जो फॉर्म है क्या, नॉवेल्स, पोएम्स, प्लेज। लिटरेचर अलाउज अस टू, लिटरेचर हमें अलाउ करती है क्या, अलग अलग जरिए हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं हम, प्लेज देखते हैं हम, ठीक है, पोइम्स पढ़ते हैं हम सुनते हैं
उनसे क्या होता है, डिफरेंट इमोशंस हमें पता चलते हैं, पर्सपेक्टिव्स पता चलते हैं, ठीक है। तो कैसे लिटरेचर अलाउज अस टू एक्सप्लॉइट, लिटरेचर हमें अलाउ करता है कि शोषण करो, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना, ठीक है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल इररेलेवेंट वर्ड है, ठीक है। लिटरेचर अलाउ करती है एक्सक्लेम करना, एक्सक्लेम जो सोरो की, खुशी की, दुख की, सरप्राइज की फीलिंग में जो अचानक बोला जाता है, एक्सक्लेम करती है, नहीं करती है, इररेलेवेंट है। लिटरेचर अलाउ करती है एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी चीज को समझाना, किसी को समझाना, उसको मेक देम अंडरस्टैंड कि यार ये है, ऐसा है, फिर ऐसा है। तो लिटरेचर एक्सप्लेन नहीं करती है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा आपको। राइट आंसर है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब होता है बहुत ही अच्छे से किसी चीज को एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना, मतलब डीपली जब हम किसी चीज को यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लोर करना, डिफरेंट इमोशंस को यहाँ बहुत अच्छे से गहराई से समझ पा रहे, डेल्व इनटू कर रहे हैं, बहुत डीपली एग्जामिन करते हैं उसको, तब क्या आता है एक्सप्लोर, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस बोलना चाहता है कि लिटरेचर अलाउ करता है हमको कि हम एक्सप्लोर कर पाते हैं डिफरेंट इमोशंस को, जो कुछ इमोशंस हमें प्ले देखने से मिलते हैं, कुछ पोइम से मिलते हैं, कुछ नॉवेल से मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? लिटरेचर की वजह से, तो एक्सप्लोर आएगा, ठीक है। इट कैन सर्व एज अ फिलिंग द ब्लैंक फॉर सोशल इश्यूज, शेडिंग लाइट ऑन टॉपिक्स दैट नीड अटेंशन, ठीक है। इट कैन सर्व एज, कौन? लिटरेचर कैन सर्व एज अ प्लैंकिंग, प्लैंक और प्लैंक्स, ये तीनों एक ही वर्ड के अलग अलग वेरिएशन है। प्लैंक का एक मीनिंग होता है फ्लैट पीसेस ऑफ वुड, जैसे कारपेंटर यूज कर रहा है प्लैंक, ठीक है, या किसी जो भी प्रोग्राम है उसका मेन पॉइंट, मुद्दा जो है वो प्लैंक होता है। बट यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ कोई फिजिकल चीज की बात नहीं हो रही है, जैसे प्लेटफॉर्म फिजिकल भी होता है जिसपे खड़े होके बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म हो गया। यहाँ बोल रहा है कि जैसे हम बोलते हैं कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकते हो, राइट, है ना, एक प्लेटफॉर्म। वैसे ही ये बोल रहा है कि ये एज अ प्लेटफॉर्म, किसके लिए? इट कैन सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर सोशल इश्यूज, मतलब ये एक साधन है, एक मीन्स है, एक जरिया है जिससे हम सोशल इश्यूज पे, ठीक है, शेडिंग लाइट ऑन टॉपिक्स जिस पे हमें अटेंशन की ज़रूरत है उस पे हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लोग नॉवेल लिखते हैं कि जिस चीज़ के बारे में ज़रूरत है लोगों को पहुंचाने की, लोगों तक पहुंचाने की, अवेयर करने की, तो उसी तरह लिटरेचर हमें वो प्लेटफॉर्म देता है। क्या करता है? हमें वो प्लेटफॉर्म देता है कि हम सोशल इश्यूज़ के बारे में बोल सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया हमें प्लेटफॉर्म देता है हमें हमारी बात को, हमारी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने में, वैसे ही लिटरेचर की बात हो रही है। तो क्या आएगा? प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन, ये कोलोकेशन भी होता है, प्लेटफॉर्म फॉर सोशल इश्यूज, प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट, रीडिंग लिटरेचर नॉट ओनली एनहांसेस आवर लैंग्वेज स्किल्स, लिटरेचर को पढ़ना ना केवल हमारी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाता है बल्कि बट ऑल्सो, और क्या करता है? एम्पैथी बाय हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स। एम्पैथी होता है किसी दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाना, ठीक है। तो जो हम कैरेक्टर्स देखते हैं उन फीलिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स की वजह से हम जो है वो समझ पाते हैं, एम्पैथी, ठीक है। विदर्स का मतलब होता है सूखना, मुरझाना। विदर्स की कोई बात हो रही है कि यहाँ कोई प्लांट जो हो सूख रहा हो, मुरझा रहा हो? नहीं, टोटली इररेलेवेंट हो गया। यहाँ पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड आना चाहिए। ये पूरी तरह पैरेलल कंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। कैसे? देखो, रीडिंग लिटरेचर नॉट ओनली एनहांसेस, एनहांसेस पॉजिटिव वर्ड है, नॉट ओनली एनहांसेस आवर लैंग्वेज स्किल, ना केवल हमारी लैंग्वेज स्किल को एनहांस करता है, बढ़ाता है, बल्कि कुछ और अच्छा भी करता है।
तो एनहांस पॉजिटिव है, उसी के यहाँ पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। अवॉइड्स और प्रोवोक्स, अवॉइड्स मतलब अवॉइड कर देना, निग्लेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना, ठीक है। और प्रोवोक्स यानी भड़काना, उकसाना, इंसाइट करना। तो ये दोनों ही नेगेटिव कॉनोटेशन के वर्ड हैं और यहाँ पैरेलल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो ये दोनों ही फैक्चुअली रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। एक ही वर्ड बचता है, वो है कल्टीवेट्स। कल्टीवेट होता है किसी चीज़ को ग्रो करना, उसको फोस्टर करना, उसको ग्रो करने में उसकी हेल्प करना, नर्चर करना। जैसे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट करते हैं, प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप्स को, फसलों को करते हैं, ठीक है। कल्टीवेट्स यानी कि उसको नर्चर करना। तो यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमारी ना केवल लैंग्वेज स्किल्स बढ़ती है बल्कि बट ऑल्सो कल्टीवेट्स एम्पैथी। एम्पैथी को भी हम नर्चर करते हैं, हम समझ पाते हैं दूसरे लोगों की फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को हम समझ पाते हैं। क्लियर? इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, लिटरेचर फिलिंग द ब्लैंक, अ टाइमलेस पोर्टल टू डाइवर्स वर्ड्स एंड कल्चर। जो बहुत जल्दी बदल रहा है, वर्ड जो बहुत जल्दी बदल रहा है, उसमें लिटरेचर becomes becoming। ये क्वेश्चन पूरी तरह ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। कुछ भी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। वो क्या है? बिकेम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, बिकम वर्ब फर्स्ट भी है, वर्ब थर्ड भी है। बिकम्स वर्ब फर्स्ट के साथ में एस वाली सिंगुलर फॉर्म है, और बिकमिंग आईएनजी फॉर्म बोल सकते हैं, जिरंड बोल सकते हैं। जिरंड यहाँ ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इज एम आर नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। तो लिटरेचर की अगर हम बात करें तो लिटरेचर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो ये तो नहीं आएगा वर्ब फर्स्ट, ठीक है। दूसरा, ये पूरा का पूरा पैसेज पास्ट में नहीं, किस में चल रहा है? प्रेजेंट में, इज, ठीक है। लाइक नोवेल, प्लेज, अलाउज, कल्टीवेट्स, एनहांसेस। ये क्या शो कर रहा है कि जो हमारा पैसेज है वो प्रेजेंट में है। तो ये आपका बिकेम भी फैक्चुअली रॉन्ग हो गया, सॉरी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया, ग्रामर के कॉन्सेप्ट से गलत है, ठीक है। बिकमिंग ऐसा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल या ऐसी कोई ज़रूरत हमें नहीं है, हमें यहाँ मेन वर्ब की ज़रूरत है जो लिटरेचर के साथ आनी चाहिए। तो ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है। राइट आंसर होगा बिकम्स। लिटरेचर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब चाहिए प्रेजेंट टेंस की, जो क्या हो जाएगी? बिकम्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देखते ही आंसर आना चाहिए था। लिटरेचर बिकम्स। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये पांचवा क्वेश्चन पूरी तरह बिकम्स हो गया, ग्रामर पे बेस्ड है, ये वो कैप बेस्ड है। ये आपका थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए, वो कैप भी आनी चाहिए। ये भी वो कैब और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, ये भी वो कैब और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। हाँ, एक क्वेश्चन आपका पूरी तरह ग्रामर बेस्ड था। तो जब भी अगर आपको क्लोज टेस्ट आप देखें तो उसको देखते ही मत छोड़ें, क्योंकि हर क्लोज टेस्ट में एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिंपल ग्रामर वो कैब बेस्ड होते हैं, जो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप लगातार क्लोज टेस्ट मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी क्लोज टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 करने लग जाएंगे। थैंक यू।